जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए अनीस बज़्मी। मजनू भाई इज द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर ऑफ वेलकम। तो सर मजनू भाई ब्लू कलर के सनग्लासेस पहनते हैं। वो कन्वेंशनल वे में उन्हें नहीं उतारते हैं, वो ऐसे आधे तोड़ के उतारते हैं। वो अपने शौकिया लेके आए थे, लेकिन जब मैंने देखा वो चश्मा तो मुझे लगा कि यार उनका इंट्रोडक्शन सीन ही होना चाहिए। वो पहली मर्तबा स्क्रीन पे जब दिखे तो फुल चश्मे के साथ, और वो ऐसे खोलते हैं और ट्रॉली ऐसे जाएगी। इस फिल्म की कास्टिंग भी बड़ी दिलचस्प है। फिल्म मैं लिखना शुरू किया था, इट वॉज अ रोमांटिक फिल्म जिसमें अक्षय एंड कतरीना होंगे, ये जहन में था। पर वो हमें कतई अक्षय और कटरीना की फिल्म लगती ही नहीं है। वो बनते बनते उदय भाई आ गए और फिर वो आरडीएस साहब आ गए, घुंगरू सेठ, वो सब आते गए। तो एक्चुअली मजनू भाई जो है उनका एक्चुअल कहानी के अंदर कोई ताल्लुक नहीं है। चूंकि नाना जी का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था, तो मैंने बोला अनिल जी के लिए क्या करें। तो फिर अनिल जी को मैंने सोचा कि वो पेंटर है, होने चाहिए, वो कुछ अजीब अजीब पेंटिंग बनाते हैं। जिरे हो रही है मानव सभ्यता में कि ये क्या है, ये बकरी है, ये गधा है, ये घोड़े का बच्चा क्या है। इत्तेफाक से ये हो गया कि भाई शॉर्ट वर्ड लग रहा था, उसमें 1 घंटे का टाइम भी मिल गया मुझे। मैंने थोड़ा बनाया घोड़ा वोड़ा बना दिया। ऊपर जो बना रहा था वो थोड़ा बिगड़ गया था, लेकिन जो भी आकर देखता था, चाहे वो मेरे कैमरामैन थे या जो भी, वो पहले उनके चेहरे पे अजीब हंसी आती, भाई क्या बनाया भाई। तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसी ही पेंटिंग बना सकते हैं मजनू भाई। घोड़े पर बैठे हैं कभी आप? नहीं, मैं घोड़े पर कभी नहीं, ना मैं बैठा हूँ ना नाना जी बैठे हैं। वो क्या था क्या वो? तो वो एक सीन है जो सीधे चल कर आते हैं और लड़की का हाथ मांगते हैं। तो ये बहुत आसान लग रहा था कि भाई ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा। एक्चुअली भी नाना जी को घोड़ा चलाना नहीं आता था। विजय राज फिल्म में डायरेक्टर हैं और वो किसी बात पे बहुत इरिटेट होने वाले हैं, तो बोलते हैं कि अरे भाई मेरे हाथ में यार कुछ पेपर दो, कुछ दो। तो वो लड़का जो है उसने पेपर ही दे दिया, वही वाला जिसमें सीन लिखे हुए, जिसमें सीन लिखा हुआ। शॉर्ट में वो गुस्सा होते हैं और उन्होंने फाड़ दिया उसी, तो पूरा ऐसे फाड़ के ऐसे फेंक दिए। तो जब मैंने कट किया, मुझे पता नहीं था कि वो सीन उन्होंने फाड़ दिया है और इन्होंने सीन दिया असिस्टेंटों ने। तो जब वो फेंका तो सारे असिस्टेंट भाग कर एक पुर्जा जमा करने, मतलब क्या हो गया, बोले सर सीन फाड़ दिया। जो वेलकम में लास्ट जो पार्ट था क्लाइमैक्स में, वो सर आपने प्रैक्टिकली गिराया या सही में गिरा दिया था घर? तो बाकायदा वो मशीन के साथ बनाया, तो एवरी शॉट वो पूरा घर ऐसा होता था। उसके बाद क्रेन व्रेन मंगा के एक शॉट था जिसके अंदर उसको उठाना था, तो वो क्रेन उसका वेट ही नहीं ले पाई और घर जो है बिल्कुल जाके एकदम किनारे पे रह गया, वरना उस दिन घर चला गया था बिना शॉट के। और नाना पाटेकर कैसे मिल गए? नाना जी ने कभी कॉमेडी नहीं की। मैंने बोला हाँ, लेकिन जिस दिन वो कॉमेडी करेंगे उस दिन वो कई लोगों को दिखा सकते हैं कि भाई कॉमेडी किसे कहते हैं। अब वो कहानी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं, मुझे कहानी नहीं सुननी है, तुम अपनी माँ की कसम खाओ और बताओ कि मुझे करना चाहिए। ध्यान से सुनिए ये सूचना, क्योंकि आपके शहर में पहली बार आ रहा है शाहकार एक्शन, रोमांस और मारधाड़ से भरपूर लल्लन टॉप की ये नई सीरीज, जिसमें एक कल्ट फिल्म को लिखने वाले बनाने वालों से तसल्ली से की जाती है बातचीत। आज की जो बातचीत है वो हॉकी प्रेमियों के लिए खास है, क्योंकि हमें पता चला इस फिल्म से कि नकली टांग भी मिल सकती है हॉकी के चलते। आज की फिल्म खास है क्योंकि हमें बचपन से पिकासो और वैन गॉग बहुत पसंद थे, लेकिन हमें पता चला कि एक और पेंटर है जो इन सब से कहीं आगे का है, और वो घोड़े पे गधे को, बकरी को, आई डोंट नो, कुछ भी बना सकता है। कला तो वैसे भी व्याख्या सापेक्ष होती है। इस फिल्म से हमें पता चला कि मनुष्य के अंदर जो सबसे मूलभूत गुण है वो प्रेम का नहीं है, वो दुश्मनी का नहीं है, वो भूख का नहीं है, वो नींद का नहीं है, वो है जलन का गुण, क्योंकि मजनू है जो कि जलता है। ऐसे कितने ही कल्ट डायलॉग, कितने ही मीम जो इस कमाल की फिल्म से निकले हैं। ये वो फिल्म है जिसे अंग्रेजी में कहा जाए तो विच हैज एज्ड रियली वेल। जोरदार तालियों के साथ शाहकार के इस दूसरे एपिसोड में स्वागत करिए स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और डायरेक्शन करने वाले इस फिल्म का नाम है वेलकम, और हमारे मेहमान हैं अनीस बज़्मी। आप भाई साहब साल में कितनी दफा वेलकम देखते हो? क्योंकि हम लोग तो 4-6 बार देख ही लेते हैं। सौरभ भाई, क्या है कि उमूमन जो फिल्में मैंने बनाई है ना,
वो मैं बहुत कम देखने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपनी ही फिल्मों से बहुत जब प्यार हो जाता है, ये मैंने बहुत अच्छा काम किया, ये बहुत अच्छा काम किया, ये अच्छा काम किया, तो फिर आगे सबकॉन्शियस लेवल पर भी जब हम लिख रहे होते तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है। तो अक्सर मैं अपनी फ़िल्में बहुत कम देखता हूँ, लेकिन कभी कभी ये होता है कि कहीं बैठे हैं, कहीं घर गए हैं, किसी दोस्त के आ गए और वो देख रहे होते तो थोड़ी बहुत देख लेता हूँ। और मैं अभी भी मतलब वो देखकर उतना ही एंजॉय करता हूँ जितना एंजॉय मैंने शूट करने के टाइम किया था। घोड़े पर बैठे हैं कभी आप? नहीं, मैं घोड़े पर कभी नहीं, ना मैं बैठा हूँ ना नाना जी बैठे हैं। उसके पहले क्या थे। वो? नहीं, वो एक सीन ऐसे जहन में आया मेरे कि ऐसा कुछ होना चाहिए, इसलिए कि ये इतना बड़ा डॉन है और लोग उसको मिलके बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनको ये करना है कि भाई शूटिंग लंबी करवानी है ताकि ये कहीं जल्दी जाएंगे तो कहीं क्राइम करेंगे। तो अब वो एक सीन है कि वो सीधे चल कर आते हैं और लड़की का हाथ मांगते हैं। तो ये बहुत आसान लग रहा था कि भाई ये तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो जब उनको पता लगता है कि इनको घोड़ा चलाना आता नहीं है तो ये घोड़े वोड़े आते हैं। और एक्चुअली भी नाना जी को घोड़ा चलाना नहीं आता था, बट नाना जी है, उन्होंने बोला कोई बात नहीं यार, पिक्चर में भी नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता, कर लेंगे, देख लेंगे। और उन्होंने फिर घोड़े पे जो बैठ के कमाल किया है। तो ये फिल्म का जो सीन है वो, इसके पीछे भी बहुत सी कहानियाँ हैं। प्लीज बताइए, आज कहानियां सुनने ही बैठे हैं। ये सीन जो है मतलब नेक्स्ट डे शूट करना था और लिखा नहीं था मैंने, तो रात को मैंने बोला मैं लिख लूँगा और सुबह चले जाएंगे, बट वो काम में कुछ इतना मसरूफ़ रहा कि रात का 1:30 2-3 बज गया और मैं बोला नहीं यार थोड़ा सो जाता हूँ मैं और सुबह उठ के लिखूँगा। तो सुबह उठकर जब गाड़ी में बैठे और लोकेशन जा रहे थे तो तब मैंने सीन लिखना शुरू किया। तो मैं उर्दू में लिखता हूँ, तो मैंने ठक 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 उर्दू में लिखा है। जब मैं सेट पे पहुँचा तो उर्दू कुछ लोगों को आती नहीं थी, तो वो एक मेरे साउंड में काम करते हैं मिस्टर शौकत, तो मैंने बोला भाई ये असिस्टेंट को बिठाओ और इसको फेयर करवाओ। तो ये फेयर कर रहे थे, तब तक एक्ट्रेस भी आ गए। तो बोले हाँ सर क्या सीन है, क्या सीन है। अनिल जी थे, अक्षय एंड कैथरीना एंड नाना जी। तो मैंने पूरा सीन नरेट किया, इसलिए कि मुझे पूरा याद था डायलॉग टू डायलॉग, आप ये बोलते हैं, आप ये बोलते हैं, आप ये बोलते हैं, आप ये बोलते हैं। तो बोले सीन कहाँ है, सीन हमें बस फेयर हो रहा है 2 मिनट में, सर हम शॉट रेडी करते हैं। तो हम लोगों ने शॉट वॉट रेडी किया, विजयराज भी थे उधर, और पहला ही शॉट जब तक लगा तब तक वो सीन रेडी हो रहा था, फेयर कर रहे थे वो लोग। तो विजयराज फिल्म में डायरेक्टर हैं और वो किसी बात पे बहुत इरिटेट होने वाले हैं, तो वो बोलते हैं कि अरे भाई मेरे हाथ में यार कुछ पेपर दो, कुछ दो। तो वो लड़का जो है उसने पेपर ही दे दिया, वही वाला सीन उर्दू अपना लिखा हुआ, जिसमें सीन लिखा हुआ है। और वो शॉट में वो गुस्सा होते हैं और उन्होंने फाड़ दिया वो सीन, तो पूरा ऐसे फाड़ के ऐसे फेंक दिए। तो जब मैंने कट किया मुझे पता नहीं था कि वो सीन उन्होंने फाड़ दिया है और ये इन्होंने सीन दिया असिस्टेंटों ने। तो जब वो फेंका तो सारे असिस्टेंट भाग कर एक एक पुर्जा जमा कर, मतलब क्या हो गया, बोले सर सीन फाड़ दिया। तो मैंने बोला तुमने वो सीन क्यों दिया, बोले सर वो अचानक एकदम मांगने लगे, मैं पास में बैठा था, पेपर था नहीं, तो मैंने बोला शॉट के बाद मैं ले लूँगा, मैंने दे दिया उनको। तो वो सब पुर्जे उर्जे जमा कर रहे थे। अब उनके लिए थोड़ा मुश्किल भी था कि वो एक ही आदमी था जो बता सकता था ये पुर्जा यहाँ लगेगा, शौकत मियाँ। तो वो सब कर रहे थे, टेप लगा रहे थे, ये कर रहे थे, और हमारी शूटिंग चल रही थी। तो जब सीन मैंने पैकअप किया तब जाके सीन लिखा गया वो। वाह, कमाल है। इस फिल्म की कास्टिंग भी बड़ी दिलचस्प है, बहुत ही अलग अलग किस्म के लोग। हमने देखा कि साहब परिंदा के बाद अनिल कपूर और नाना पाटेकर जी। साथ में काम कर रहे हैं, फिरोज खान जी, ये खान उनकी साहब, आखिरी फिल्म थी। थोड़ा कास्टिंग का प्रोसेस बताइए। नहीं फिल्म जो है ना सौरभ भाई, अजीब इस फिल्म का हुआ कि फिल्म मैं लिखना शुरू किया था, इट वाज अ रोमांटिक फिल्म जिसमें अक्षय एंड कैथरीना होंगे, ये जहन में था, और मैंने वो रोमांटिक फिल्म लिखनी शुरू की थी। फिर वो बनते बनते उदय भाई आ गए और फिर वो RDX सर आ गए, घुंगरू सेठ, वो सब आते गए। और फिर मुझे लगा कि यार एक उदय भाई को भी एक साथी मिलना चाहिए। एंड अनिल जी के साथ लास्ट पिक्चर की थी नो एंट्री, तो वो बहुत अच्छी हिट हुई थी फिल्म और बहुत हमारी ट्यूनिंग भी बहुत थी, काफ़ी काम किया मैंने अनिल जी के साथ। तो अनिल जी का भी ये था कि अनिल यार इस पिक्चर में होना चाहिए। तो वो एकदम आखिर में वो कैरेक्टर मैंने ऐड किया था, वो पिक्चर में कभी था नहीं कैरेक्टर। तो कौन फिर सा कैरेक्टर? मजनू भाई का। मजनू, अच्छा वो बाद में ऐड हुआ। हाँ, वो बाद में मैंने ऐड किया कि नहीं मुझे अनिल जी इस फिल्म में चाहिए और इसमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर नाना जी और अनिल जी की एक साथ में जोड़ी होगी। तो फिर वो लिखते लिखते फिर धीरे धीरे पिक्चर वो थोड़ी बड़ी होती गई, फिरोज़ खान साहब भी आ गए और धीरे धीरे बहुत बड़ी स्टारकास्ट हो गई। और फिर जब मैंने मजनू भाई का कैरेक्टर लिखा, तो अगर आप फिल्म देखेंगे तो एक्चुअली मजनू भाई जो हैं उनका एक्चुअल कहानी के अंदर कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि नाना जी की बहन है और बाकी सब है, लेकिन ये उनके जो है भाई जैसे हैं। वो बोलते हैं भाई ये लड़की मेरी बहन जैसी है, तो वो आ जाते हैं और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं।
तो फिर उनका कैरेक्टर लिखा, और चूँकि नाना जी का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था, तो मैंने बोला अनिल जी के लिए क्या करें। तो फिर अनिल जी को मैंने सोचा कि वो पेंटर हैं, होने चाहिए, वो कुछ अजीब अजीब पेंटिंग बनाते हैं, लाइव पेंटिंग बनाते हैं। वो सबको देखकर, अगर डूबते हुए लोगों की तस्वीरें देखनी है तो लोगों को पहले फेंकते हैं फिर बनाते हैं। तो ऐसा कुछ उनका कैरेक्टर लिखा, और फिर जो है जब कंप्लीट एक पिक्चर समझ में आ गई कि हाँ ये है, तो जाकर फिर ये सारी कास्टिंग हुई हमारी। आई डोंट नो पॉलिटिकली हाउ करेक्ट इट इज टू से दिस, पर वो हमें कतई अक्षय और कटरीना की फिल्म लगती ही नहीं है। जब आपने बोला था उन्होंने हाँ वो भी हैं। इट इज़ अ रोमांटिक पिक्चर बेसिकली। द फिल्म की कहानी ये है कि वो जो लड़का लड़की की बीच में प्यार है और शादी होनी है, उसके पीछे एक जो रीज़न होता है कि जो दोनों अलग हो रहे हैं, तो कई मरतबा रीज़न होता है कि अमीरी गरीबी का, कई मरतबा रीज़न होता है दुश्मनी का। तो यहाँ ये रीज़न है कि जिस घर में अक्षय की शादी होना चाहती है, मतलब वो जो मामा जी चाहते हैं, वो बहुत शरीफ ख़ानदान होना चाहिए, और ये दुनिया का सबसे मतलब बिल्कुल शराफत नाम की नहीं है, और ये लोग चाहते हैं कि भाई बहन की शादी एक शरीफ ख़ानदान में हो। तो ये दोनों का बिल्कुल अपोजिट था मामला। तो वैसे एक्चुअली ये लव स्टोरी है जिसके अंदर ये सारे किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये हमें कहना पड़ रहा है कि ये लव स्टोरी है, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये परेश रावल, RDX, उदय, मजनू, जो मुश्ताक भाई कैरेक्टर है। बट आपको उस फिल्म की खासियत बताऊं अपना सौरभ भाई, वो फिल्म का कोई भी एक भी सीन ऐसा नहीं है जो फिल्म की कैरेक्टर थी लड़की संजना और हीरो हमारा राजीव, इनकी शादी के अलावा कोई डिस्कशन किसी सीन में नहीं है। जितने सीन है वो सीन हो ही रहा है इसलिए कि भाई ये शादी तक मामला जाना चाहिए, और अगर नहीं भी वो सीन है तो घूम फिर के वो बात सिर्फ शादी तक आती है। जैसे वो घोड़े वाला सीन है तो भी वो इनकी शादी गड़बड़ हो जाएगी अगर ये चला जाएगा क्राइम करने के लिए, तो वो सीन उसलिए हो रहा है। खान साहब जब आते हैं तो वहाँ पे वो लड़की आती है, तो वो लड़की जो आती है मलिका, वो शादी तुड़वाने आई है, इन लोगों की शादी हो रही है, वो तुड़वाने आई है। तो हर सीन जो है, जितने सीन है, नॉट इवन अ सिंगल सीन इज देयर जहाँ पे ये शादी का बात नहीं है। टाइटल शुरू से यही था फिल्म का? नहीं, पहले फिल्म का टाइटल कुछ अजीब सही था, टेंटेटिवली टाइटल कुछ पता नहीं किसने रखा था मेरे लोगों में से, दिल ही तो है समथिंग लाइक ऐसा कुछ था। फिर मुझे हमेशा लगता था कि ये अच्छा टाइटल नहीं है, और फिर हम लोग टाइटल ढूंढना शुरू किए। तो मैंने कहा था कि भाई जो भी मुझे अच्छा टाइटल देगा, वो जो प्राइज़ बोलेगा मैं उसको इनाम में दूंगा। फिर सोच रहे थे और एक दिन पता नहीं रात को 2, ढाई, 3 बजे मेरे जहन में आया वेलकम। तो आई वॉज श्योर कि ये टाइटल मिलेगा ही नहीं, इसलिए कि इतना अच्छा टाइटल है कैसे खाली होगा। बट बड़ा इत्तेफाक था और बड़ा मुझे ताज्जुब भी हुआ कि नेक्स्ट डे जब हम लोगों ने स्टेशन में फ़ोन किया तो इमीडिएटली हमें मिल गया। किसी ने टाइटल वो जो है रजिस्टर करवाया ही नहीं था, जबकि वेलकम हर जगह होता है। मतलब एयरपोर्ट पे जाओ तो वेलकम है, किसी को बुलाएं तो वेलकम, इतना आम लफ्ज़ है वो, लेकिन वो किसी ने टाइटल रजिस्टर करवाया ही नहीं था, तो ये हमें टाइटल मिल गया। और नाना पाटेकर कैसे मिल गए, वो भी इस तरह के रोल के लिए? नाना जी के साथ बड़ा वो हुआ कि मतलब जब मैंने डिसाइड किया जहन में, मैं नाना जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उन्होंने जिस भी फिल्म में काम किया हो, मुझे चाहे फिल्म उनकी थोड़ी 19 लगी हो, 20 लगी हो, बट उनका जहाँ तक काम का ताल्लुक है, आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट एक्टर। और उनके बारे में जितना सुना भी हुआ था कि बहुत डिफ़िकल्ट है, मैंने बोला नहीं, मुझे इस कैरेक्टर में वही नज़र आते हैं। तो बोले यार नाना जी ने कभी कॉमेडी नहीं की। मैंने बोला हाँ, लेकिन जिस दिन वो कॉमेडी करेंगे उस दिन वो कई लोगों को दिखा सकते हैं कि भाई कॉमेडी किसे कहते हैं। इसलिए बहुत ही सीरियस तरीके से उन्होंने कॉमेडी की थी। तो मैंने उनको अप्रोच किया, मैं मिलने गया। अब वो कहानी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं, मुझे कहानी नहीं सुननी अनीस, तुम अपनी माँ की कसम खाओ और बताओ कि मुझे करना चाहिए। तो मैंने बोला यार मैंने इतनी फिल्में लिखी है, इतने लोगों को मैंने नरेट किया इस तरह का, मतलब कोई, तो मैंने बोला नहीं आप सुन लीजिए। तो बोला अच्छा कितनी देर में सुनाओगे? मैंने बोला नहीं आपके पास जितना वक्त है, मैं 3 मिनट में भी सुना सकता हूँ ये कहानी, ये मैं आपको 30 मिनट में भी सुना सकता हूँ, आपको 3 घंटे में भी सुना सकता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे आप 3 घंटे में सुनाइए। तो फिर मैंने बैठा, मैंने पूरी उनको कहानी सुनाई, और कहानी सुन के वो बहुत खुश हुए, गले लगे मेरे, पूरा बहुत इमोशनल हो गए और बोले भाई देखो मैं तो कच्ची मिट्टी हूँ, तुम्हारे सेट पे आऊँगा, जिस रूप में ढालना है ढाल लेना। तो अब इस कद का एक्टर अपने आप के लिए इतना सरेंडर करने के लिए तैयार है, तो वो एक बहुत खुशी की बात होती है। हालांकि उन्होंने जो फिल्म में काम किया है, जो मैंने लिखा था, मैं आपको सच्चाई बताऊं, लिखने से कहीं ऊपर उन्होंने काम किया था मुझे लगता है।
इम्प्रोवाइज की गुंजाइश रहती थी वहाँ? हाँ, ये मुझे मेरे हर सेट पे मैं वो इम्प्रोवाइज़ जो है वो खुद भी बहुत करता हूँ। इसलिए कि जब मैंने रात को सीन लिखा होता है, वो सुबह शूट करते-करते मुझे ख़राब लगने लगता है कि यार ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। और जब शॉट लगता है तो वो बोले हुए डायलॉग फिर मैं कई मर्तबा निकाल देता हूँ कि नहीं ये डायलॉग ठीक नहीं है। मेरे एक्टर्स बोलते भी हैं, अरे यार बहुत अच्छे हैं। तो मैं कहता हूँ सर आप ये अपनी फ़िल्म में दूसरी फ़िल्म में रख लेना, आप रख लीजिए, ये ठीक नहीं है। और कई मर्तबा मैं वो कुछ चीज़ें जो है जो कभी मैंने सोची नहीं है वो सेट पे करता हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नो एंट्री में एक वो मैंने तकिया कलाम बनाया था अनिल जी का, बी पॉजिटिव। तो उसका मैंने हमेशा बी पॉजिटिव ऐसे ही सोच के रखा था कि इसका एक तकिया कलाम है। क्लाइमैक्स की तरफ जब हम लोग कर रहे थे तो मुझे याद आया, ऐसा लगा कि बी पॉजिटिव क्या है। तो फिर मैंने वो एक सवाल लिखा कि भाई साहब आप हर बार बी पॉजिटिव बोलते क्या है। तो मैंने बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, अजीब सा कुछ जवाब था कि ब्लड ग्रुप है मेरा। तो ये बहुत अजीब था जो जवाब था। तो ये मैं सेट पे बहुत इम्प्रोवाइजेशन होती है। कभी कुछ नानी जी ने बोला ऐसा करते हैं अनिल जी का, लेकिन जो वर्क कर रहा है उस टाइम मुझे लगता है कि ये बंधी बंधाई चीज़ हो नहीं सकती सर। ये जो है एक जादू होता है और वो आप जिस मूड में होते हैं, सेट पे एक सेट होता है, कैरेक्टर जो है वो कॉस्ट्यूम में होते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आना शुरू होता है। हालांकि आप बहुत सब कुछ इमेजिन कर चुके हैं लिखने के वक्त, उसके बाद भी जब रियल होता है, एक इमेजिनेशन है एक रियल है, तो जब वो होता है तो वहाँ मुझे काफ़ी चीज़ें सूझती है। अनीस साहब, कई लोगों ने ये कहा कि ये जो फिल्म है ये मिकी ब्लू आइज से प्रेरित है, ह्यू ग्रांट की फिल्म से। जी, वो मिकी ब्लू आइज मैंने देखी थी और उसका मुझे एक थॉट बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने बोला नहीं ठीक है ये फिल्म का कुछ करना चाहिए। इंस्पायर मैं वहीं से हुआ था और फिर मैंने लिखनी शुरू की। तो अभी अगर आप क्या थॉट उसका आपका जमा? उसका ये है कि जो एक डॉन है वो अपने बेटी की शादी कराना चाह रहे जिसकी नहीं हो रही है शादी। पूरी फिल्म यही थी, इस पर थी फिल्म। लेकिन फिल्म का नॉट इवन अ सिंगल सीन मैंने लिया, ना एक डायलॉग लिया, ना एक शॉट वैसे ही लिया। मतलब अगर आप दो फिल्में ये देखेंगे तो आपको बिल्कुल दो अलग फिल्में नज़र आएंगी। और मुझे लगता है इंस्पायर होना जो है, अभी जैसे आई वॉज असिस्टेंट विद राज कपूर साहब, तो मैं वहीं बैठ के काफ़ी फिल्में देखता था उनकी। तो मैंने एक फ़िल्म देखी थी जिस देश में गंगा बहती है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैंने बोला नहीं ये फ़िल्म बनानी चाहिए। अब वो फिल्म का जो बेसिक थॉट उठाकर खाली जहन में रखकर मैंने फिल्म लिखी सिंग इज़ किंग। तो इट इज़ कंप्लीट। सिंग इज़ किंग जो है वो अगर जिस देश में गंगा बहती है वो नहीं देखता तो शायद बना नहीं पाता। तो मैंने बिल्कुल अलग मुख्तलिफ फिल्म बनाई, बट हाँ इंस्पिरेशन वहाँ से थी। उसी तरह मिकी ब्लू आइज जो है वहाँ से इंस्पिरेशन थी मुझे को। और इस फिल्म के क्लाइमेक्स को लेके भी कुछ इंस्पिरेशन थी? कई लोगों ने चार्ली चैपलिन की फिल्म का जिक्र किया। सर देखो ये चार्ली चैपलिन और ये जो हैं ये इतने अजीम फनकार हैं कि इनका कुछ भी देखा हुआ पता नहीं कहाँ क्या काम आए। आप किस तरह किस ढंग से करते हैं, मतलब आप एक छोटा सा एक बीज लेते हैं, ज़मीन में बोते हैं और फिर वो पूरी फसल जो उगती है तो वो बीज से बहुत अलग होती है वो फसल। तो मुझे पर्सनली लगता है कि इंस्पायर होना तो कोई गलत बात नहीं, और इंस्पायर होना ही चाहिए कोई ना कोई। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके काम से इंस्पायर होना ही चाहिए। इंटरेस्टिंग जी। सर एक ऑब्जर्वेशन था, उस पर लेके मुझे आपसे बात करनी थी। जो गाना है किया किया, उसमें दो वो दिखते हैं, पहलू दिखते हैं। एक तो राजीव और संजना का रोमांस चल रहा है और बहुत उसमें इनोसेंस है कि वो रेलिंग पे कूदता है, उसके चोट लग जाती है और ये सारी चीज़ें। और एक तरफ मल्लिका का जो कैरेक्टर है और नाना और अनिल कपूर है, मजनू और उदय, उनका जो साइड ऑफ द रोमांस है वो काफ़ी लस्टफुल है। जैसे उनको फिल्माया भी गया है मल्लिका शेखावत को कि वो शॉट यहाँ से आता है और जैसे वो देखते हैं और जैसे डांस करते हैं। तो कितना इंटेंशनल था या ये ओवर रीडिंग है? नहीं, ये बिल्कुल इंटेंशनल था। मैं चाहता था कि मैं एक डिफरेंस ऑडियंस को बिना बोले दिखाऊं कि व्हाट इज़ लव एंड व्हाट इज़ लस्ट। तो ये इनका बड़ा प्यार बहुत पायस था, राजीव एंड संजना का। और ये दोनों जो हैं वो शादी करना चाह रहे हैं, और वो शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाई कोई कैरेक्टर उनको बहुत अच्छा लगा उस लड़की का या उसकी कुछ खूबियाँ देखी है। उन्होंने सिर्फ देखा है भाई बहुत खूबसूरत लड़की है, तो वो उनका थोड़ा लस्ट था। तो मुझे करना भी वैसे ही था कि एक तरफ पूरा रोमांस दिखाई दे और दो लोगों का, मजनू भाई का और उदय भाई का, वो लस्ट भी दिखाई दे, थोड़ी कॉमेडी भी रहे उनकी। तो वो बहुत प्लान करके शूट किया था, वैसे ही गाना रिकॉर्ड भी करवाया था। तो ये बात सही है क्या कि पहले ये उदय और मजनू के रोल के लिए अमिताभ बच्चन और अजय देवगन को अप्रोच किया गया था? नहीं,
ऐसा कभी नहीं था। अजय जो है उनके साथ मैंने बहुत काम किया और बहुत ही कमाल आइडिया कॉमेडी। आपकी पहली फिल्म हलचल भी उन्हीं के साथ भी थी बतौर डायरेक्टर। फिर मैंने प्यार तो होना था उनके साथ बनाई। फिर उनके साथ एक मैंने सस्पेंस थ्रिलर बनाई थी जिसमें पहली मरतबा थोड़ा सा ग्रे कैरेक्टर में थे अजय, वो थी दीवानगी। तो काफ़ी काम किया है एंड बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनको नहीं, इस फिल्म में हमेशा मैंने सोचा था कि नाना जी को ही लेना चाहिए। और लीड पेयर भी शुरू से ही लॉक था। हाँ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अक्षय जी एंड कतरीना जो है वो बिगनिंग में समझ लिए थे कि नहीं इन्हीं को लेना है। ये मुझे सुनने में भरम हो रहा है, या आप कतरीना बोल रहे हैं? कई जगह बोलते हैं कि उनका नाम कैटरीना है। मतलब हाँ, उनका नाम कैटरीना है। मैं कभी कैटरीना बोलता हूँ, कभी कतरीना बोलता हूँ। मेरा थोड़ा सा सौरभ भाई नामों को लेकर वो हो जाता है। मैं अक्सर जो है बहुत अच्छे अच्छे जिनके साथ दोस्ती यारी भी है, कभी मैं जल्दी थोड़ा नाम भूल जाता हूँ। तो वो मतलब नहीं, सबने कतरीना मुझे में माफ़ ठीक भी साउंड किया कर रहा है। माफ़ किया है सबने मुझे कि उनको समझ में आ गया है कि नहीं यार चाहिए। तो अभी मैं किसी एक फंक्शन में था तो मेरे हीरो के बारे में बड़ी तारीफ़ कर रहा था और मैं उनका नाम भूल गया था। तो अब मुझे हाँ, मुझे ये आप भूल भुलैया की बात कर रहे हैं नहीं क्या? नहीं, कुछ कोई फिल्म की। तो मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया और 70-80 दिन की शूटिंग, 90 दिन। अब वो मेरे ज़बान पर है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो फिर उन्होंने कान में बताया तो अब मेरी समझ में आ गया, अच्छा हाँ, हम सॉरी। उन्होंने अपना नाम बताया? हाँ, उन्होंने बोला ये, अरे उनको पता लग गया कि मैं भूल गया हूँ। कौन थे ये एक्टर? नहीं थे, लेकिन इतनी अच्छी बात है कि उन्होंने कोई बुरा नहीं माना। उनको पता है कि भाई ये नाम जो है ना, अब तो सबको पता चल गया। हाँ, तो वो मेरा थोड़ा है प्रॉब्लम। मैं शूटिंग पे भी कभी किसी को कुछ नाम से बुलाता हूँ, बट फिर मैं असिस्टेंट मुझे वो बता दीजिए, फिर अच्छा सॉरी सर, वो होता है सब मुझसे। मतलब मैं आगे कभी आपको मिलूं तो पहले कान में फुसफुसा नहीं। जाऊं कि अनीस भाई मेरा नाम सौरभ है, फिर सामने जाके ओ हेलो अनीस भाई कैसे हैं आप? नहीं इतना नहीं, लेकिन हाँ कई नाम मैं भूल जाता हूँ। मजनू भाई की जो पेंटिंग है उस पर मीम्स भी बहुत बनते हैं, और जैसा कि अभी शुरुआत में ही पता चला वो पेंटिंग आपने बनाई थी, तो मैं जानना चाहती हूँ वो पेंटिंग के पीछे इंस्पिरेशन क्या थी जब आपने बनाई होगी? नहीं। और नहीं, वो इंस्पिरेशन कुछ नहीं, मजबूरी थी। मैंने सबसे कहा था कि भाई मुझे कल वो सीन शूट करना है तो अपने कुछ पेंटिंग वगैरह चाहिए मुझे, और मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं वो पेंटिंग मुझे पसंद आएगी नहीं आएगी। तो मैंने कहा भाई 1-2 मत लाइएगा, 6-7 लाइएगा। बट वो लोगों ने जो पेंटिंग लेके आए वो इतनी अच्छी बनी हुई थी, तो मुझे लग रहा था इतनी अच्छी पेंटिंग जो है मजनू भाई तो नहीं बना सकते, मजनू भाई इतने अच्छे पेंटर है नहीं। तो अब वो इत्तेफाक से ये हो गया कि भाई शॉर्ट वर्ड लग रहा था, उसमें 1 घंटे का टाइम भी मिल गया मुझे। तो पता नहीं ऐसे जहन में मेरे क्या, मैंने बुलाओ क्या नहीं बनाओ। तो वो सब सेट पे आया और मैंने बनाना शुरू किया। अब मैं खुद क्या बना रहा था मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा बनाया घोड़ा वोड़ा बना दिया। ऊपर जो बना रहा था वो थोड़ा बिगड़ गया था। वो मैं चाह रहा था घोड़े पे घोड़ा बनाने के लिए, वो घोड़े के बदले कुछ अजीब ही हो गया। वो बकरी क्या है, वो है क्या? क्योंकि गधे- इस पे बहुत हाँ, उसके जिरे थोड़े हो रही है मानव सभ्यता में कि ये क्या है, ये बकरी है, ये गधा है, नहीं, ये तो घोड़े थोड़े का बच्चा दांत क्या वांत है? किए, कुछ गधे जैसा ही है वो। तो अच्छा आप भी श्योर नहीं हो क्या? नहीं हाँ, गधे का मतलब वो बनाने तो मैं घोड़ा चाह रहा था, अब वो जो भी बना है वो कुछ बकरी नुमा गधा है वो। तो मैंने बनाया कि, और फिर मेरी जो असिस्टेंट है उन्होंने जो है देखा जब, तो वो हंसे बहुत बुरी तरह। बोले सर कोई भी वो 7, 8, 10 पेंटिंग है उसमें से कुछ भी चुन लीजिए, बट ये नहीं चुनेंगे। तो मैंने सोचा कि असिस्टेंट तो रोज़ मेरे साथ अच्छा वो रहते हैं। डिसएग्री कर रहे थे? हाँ, नहीं नोबडी वाज, मतलब कोई एक भी इंसान नहीं था जिसने कहा कि ये, बोले इसके अलावा जो भी पेंटिंग होगी चलेगी। लेकिन जो भी आकर देखता था, चाहे वो मेरे कैमरामैन थे या जो भी, वो पहले उनके चेहरे पे अजीब हंसी आती, भाई क्या बनाया भाई ये, और उसके बाद फिर सजेशन देते थे। तो मुझे लगा कि नहीं ये करेक्ट है और ये ऐसी ही पेंटिंग बना सकते हैं मजनू भाई। और मैंने बोला नहीं मैं किसी को सुनूंगा नहीं, मैं यही रखूंगा पेंटिंग। तो वो लास्ट तक चलता रहा। सर एक बार सोच लीजिए सर, शॉट लेने से पहले भी सर मैंने नहीं यही रखेंगे, क्योंकि जब मैंने जो लोगों ने मना किया ना, वो आने के साथ उस पेंटिंग को देखकर उनके चेहरे पे एक अजीब मुस्कुराहट देखी मैंने। बहुत उनको अजीब लगता था कि क्या है ये, एंड यही मैं चाहता था। फिर मैंने उसके हिसाब से डायलॉग सेट पे लिखा कि जब एक जानवर दूसरे जानवर उसका बोझ सह सकता है, इतना प्यार कर सकता है, तो हम इंसानों के ज़िंदगी से प्यार कहाँ खो गया है। तो ये डायलॉग था नहीं, लेकिन उस पेंटिंग को जस्टिफाई करने के लिए उसी वक्त मैंने फिर, मुझे लगता है राइटर होने का शायद ये भी फ़ायदा होता है, व्हेन यू आर अ डायरेक्टर एंड अ राइटर ऑल्सो, देन कई मरतबा आप सेट पे जो चीज़ कर लेते हैं वो अगर सिर्फ डायरेक्टर हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है। वाह साहब। एक डायलॉग है घुंगरू जी का, उसमें वो कहते हैं खोखे 4
तेरा बाप यहाँ छोड़ के गया था कि तेरी माँ, और फिर वो ऐसे सिर हिलाते, वो सिर हिलाने की क्या स्टोरी है? मैंने जब मैं टाउन में रहता था तो मैं एक कैरेक्टर को मिला था। वो कैरेक्टर जो है वो बेचारा बहुत शरीफ आदमी था, लेकिन उसको बहुत लोग गलतफहमी से उसकी, क्योंकि उसकी आदत थी कि किसी मतलब उसकी आदत थी तो उसकी गर्दन ऐसे हो जाती थी। तो वो उसकी मतलब वो उसने बहुत इलाज करवाया, बेचारे ने कोशिशें की, बट वो किसी को भी, अब जब तक अपने दोस्तों में बैठा है ठीक है, अगर किसी लड़की को देख कर वो ऐसे करे तो उसका अलग मीनिंग हो जाता है। तो मुझे वो कैरेक्टर बहुत ज़माने से याद था, तो मैंने बोला इसमें यार मैं इनका ऐसा इनका करूँगा, क्या नाम है, परेश भाई का, क्योंकि वो सारे लोगों को मैं कुछ ना कुछ करना चाहता था कैरेक्टर्स को। उनके नाम सोचने में भी बहुत वक्त लगाया हम लोगों ने। मैं बॉम्बे से चला गया था मेरे लोनावाला में घर पर, और वहाँ बैठ के कुछ 20-25 दिन हम लोग वहीं पे थे। तो फिर घुंघरू और फिर ये RDX, ये सारे जो नाम है वो सिर्फ उस दिन सिर्फ नाम सोचने के लिए गए थे। तो 15-20 दिन वहीं थे कि बोले आज नाम सोचते हैं पिक्चर में कि सारे कैरेक्टर को क्या बुलाया जाएगा। ये पिक्चर असल में सेट कहाँ पर है? क्योंकि मैं जब भी ये फिल्म देखती हूँ मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि ये इंडिया तो नहीं है, ये कौन सी जगह है, ये कहाँ ये कहानी है? पूरी फिल्म बनाई थी हमने दुबई में, और मुझे लगा कि वो दुबई को ही हमने शूट किया और सेट दुबई ही थी। तो अक्सर मतलब कौन से शहर में शूट हुई है तब मालूम पड़ता है जब वहाँ की पुलिस आती है, उनका क्या यूनिफॉर्म है या और कुछ चीज़ें होती है। तो वैसी वो चीज़ें थी नहीं। तो मैंने कई ऐसी फिल्में बनाई हैं जिसमें मतलब मैंने ये एम्फेसाइज नहीं किया कि कौन सा सिटी है। जैसे अगर आप फिल्म देखेंगे नो एंट्री, तो आपको पता ही नहीं लगता है कि कौन सी जगह है। मैंने करीबन 8 से 9 कंट्रीज़ में उसकी शूटिंग की, और हर बार हमारे बोनी जी बाकी ये क्या कौन सा, मैंने बोला है सर ये कोई जगह है ये, तो उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला। और फिल्म का नाम वेलकम क्यों है? ये नहीं, थोड़ा अगर आप वेलकम सिर्फ context इसलिए दें। है कि मुझे पर्सनली ये लगा कि ये बहुत ही पॉजिटिव टाइटल है वेलकम, और ये रखते हैं। और उसको जस्टिफाई करने के लिए नाना पाटेकर साहब जो हैं, जिस पिक्चर में काम कर रहे हैं उस फिल्म में जो नकली फिल्म बन रही है, उस पर क्लैप बोर्ड पे लिखा हुआ है वेलकम। तो वैसे जैसे भी नो एंट्री टाइटल मुझे बहुत अच्छा लगता था, ये मैंने सोचा था नो एंट्री, तो नो एंट्री फिल्म के लिए ये बनाया है कि भाई नो एंट्री एक क्लब है जहाँ वो बिपाशा बासु जो है वो काम करती है। तो मुझे लगता है एक बहुत अट्रैक्टिव टाइटल होना चाहिए, एंड उसको फिर आप कितना अच्छी तरह जस्टिफाई कर सकते हैं। हाय सर, मेरा नाम हार्दिक शर्मा है। सर, इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ जब आप काम करते हो ज़्यादातर आपकी मूवीज़ में, तो एक तो सब के सब लेजेंड्स हैं, तो कैसे रहता है कि हर एक करेक्टर की अपनी स्टोरी है वेलकम जैसी मूवी में, और हर एक करेक्टर के से रिलेटेड कुछ चल रहा है, सबको एक प्रॉपर एम्फेसिस मिल रहा है, तो वो कैसे रहता है? मुझे लगता है एज ए मेकर जब आपका इंटेंशन ये होता है कि एक फिल्म आप बनाना चाहते हैं और उसके अंदर एक पोस्टर के अंदर किसी और लोगों की तस्वीरें आ जाएं, बड़ी बन जाए, अगर वो इंटेंशन नहीं है और फिल्म के अंदर उस कैरेक्टर की ज़रूरत है, तो मैंने जितनी भी फिल्में इस तरह की बनाई हैं जो मल्टी स्टारकास्ट की फिल्में हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि वो एक ही कैरेक्टर है और बाकी सब अलग है। हर किरदार का मैंने कई फिल्में ऐसी लिखी भी है, जिसमें एक फिल्म मैंने लिखी थी शायद 92-3 में आई थी, आंखें, गोविंदा चंगी पांडे। तो वो फिल्म के अंदर ये है कि जब भी मैं लोगों को सुनाने जाता था, जिसको भी सुनाया, तो उसको ये लगता था कि ये फिल्म तो मेरी है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत मर्तबा हर किरदार ने, हर कैरेक्टर ने कि अनिल भाई ये पिक्चर तो पूरा मुझ पे है, ये बाकी लोगों का क्या है। तो मैंने बोला बाकी लोग भी हैं, वो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। एंड पर बहुत ये तो आपके नरेशन का खेल है ना। नहीं सर, नरेशन तो मैं बहुत ऑनेस्टी से देता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि अगर ऑनेस्टी से नहीं देते हैं तो फिर सेट पे बहुत दुश्वारियाँ आती है। जब आपने किसी को सुनाया कुछ है और वो उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो नेचुरली वो फिर सवाल करना शुरू करता है। और मुझे लगता है शूटिंग होती है कि भाई सवाल जवाब ज़्यादा ना हो, फिल्म को एंजॉय करें, मज़े करें, एक अच्छी जर्नी हो, यादें अच्छी हों। तो मुझे लगता है एकदम ईमानदारी से जब सुनाते हैं तो वो सवाल कम हो जाते हैं, वो बोलने नहीं पड़ते हैं। और अगर कोई सवाल आता भी है तो आप बहुत ही ईमानदारी से बोल सकते हैं कि सर आपका ऐसा ही था, जो मैं अक्सर मतलब बोलता भी हूँ अपने एक्टर्स को। कहीं ऐसी कुछ बात आती है तो मैं बहुत ही आती है ऐसी बात? हाँ आती है सर कि यार इसमें मैं ऐसे कर लूँ, नहीं सर ये आपका नहीं है सीन, ये सीन आपका नहीं, आप यहाँ खड़े हैं, ये सीन इनका है। तो मैं बहुत ऑनेस्टी से मतलब काम करता हूँ, उसके अंदर मैं मैनिपुलेशन नहीं करता हूँ कि नहीं सर आपका भी मैं कुछ कर लूँगा, इसका भी हो जाएगा। नो, जो फिल्म है मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ईमानदार अगर आपको किसी के तरफ रहना है
तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी फिल्म की तरफ रहना है। बाकी सबसे बहुत प्यार भी है, और उस फिल्म के उस सफ़र में, उस बनाने में, जिसके लिए जितना अच्छा कैरेक्टर के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ना कहीं उनका वो अच्छा करना आपकी फ़िल्म के लिए अच्छा है। इसलिए कि वो हम जब फिल्म बनाते हैं तो ये जो किरदार होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हीं के ज़रिए फिल्म लोग देख रहे होते हैं, उनको ही लोगों को प्यार करना चाहिए। तो अगर उनके लिए अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं फिल्म के लिए अच्छा होता है। तो वो इंटेंशन होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इंटेंशन होता है कि भाई वेरी ऑनेस्टली फिल्म बनानी है और फिल्म के साथ ऑनेस्ट रहना है। इन्होंने जो सवाल पूछा, हार्दिक राइट, इतनी बड़ी स्टार कास्ट को मैनेज करना, खास तौर पे ऐसे सीन्स में जिसमें सबकी ज़रूरत हो, वॉज इट ईजी और इट इज़ डिफ़िकल्ट सर, बिकॉज क्या है कि सब बड़े एक्टर्स होते हैं और कुछ ना कुछ सबका चलता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं हुई कि जितने भी मेरे साथ में काम करते हैं एक्टर्स, उनको एक बात पता है कि अनीस कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करेगा, कोई फेवरिज्म कि उसके लिए कुछ ज़्यादा करेगा, मेरे लिए कुछ कम करेगा, वैसा नहीं है। वो फिल्म के लिए रहेगा, नंबर 1। नंबर 2 सर, मेरा कम्युनिकेशन गैप भी नहीं है, एंड मेरे बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है कि तो उनको वो लगता है कि नहीं, अनीस जो है खोया रहता है फिल्म में, सिंपल आदमी है, सीधा आदमी है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है। तो मुझे उतनी तकलीफ़ें कभी आई नहीं। तो मैंने हमेशा बहुत बड़ी बड़ी स्टारकास्ट के साथ फिल्में बनाई हैं। मेरी शूटिंग पे अक्सर लोग शूटिंग देखने आते हैं जो फिल्मों से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो बोलते हैं कि यार हमने देखना है कि इतने लोग जो खड़े हैं कि ये सब कैसे खड़े हैं और कैसे मैनेज हो रहा है। बट एक पिकनिक का माहौल होता है, मतलब जब हम क्लाइमेक्स कर रहे थे वेलकम का, तो फ़िरोज़ खान साहब भी और सारे लोग, नाना जी, अनिल जी, अक्षय, कतरीना, मलिका, परेश रावल, असरानी जी, विजय राज, ऐसे 20 एक्टर बैठे होते थे और उससे गप्पे हो रहे होते, इतना खुशगवार माहौल होता था। तो एक दिन आई रिमेंबर फिरोज़ नडियाडवाले के फादर आए, जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर रहे, उन्होंने पता नहीं कितनी फिल्में बनाई हैं। तो वो आए और उन्होंने जो माहौल देखा तो मुझे बोला कि यार अनीस, ये तो माहौल जो है मैं फिल्म लाइन में रहकर भूल ही गया था। ये बहुत पहले होता था, 20-25 साल पहले मनमोहन देसाई जी के सेट पे क्या ऐसा माहौल होता था। वही माहौल है कि हर आदमी खुश है, हर आदमी अपने गप्पे कर रहा है, जोक्स चल रहे हैं, मस्ती चल रही है। तो मुझे लगता है कि वो माहौल भी बहुत ज़रूरी था फिल्म बनाने के लिए। कि आप कभी कभी कुछ फिल्में बनाते हैं, वो बहुत अच्छी होती है लेकिन उसकी शायद जर्नी अच्छी नहीं होती, तो कुछ ख़ास खुशी नहीं होती बाद में। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसकी जर्नी बहुत अच्छी होती है। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो फिल्म बनाऊं उसकी जर्नी बहुत अच्छी हो। मेरे सारे एक्टर, मेरे सारे टेक्नीशियन, दे शुड बी वेरी हैप्पी। 10 साल 15 साल बाद भी जब फिल्म के बारे में पता लगे, उन्हें कुछ नाम याद आए, तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, नहीं यार उस फिल्म में बहुत मज़ा आया था। तो वो मेरी कोशिश होती है। सर एक सवाल और मैं इसमें ऐड करूँगा कि जितना हमने पढ़ा है और मैं भी जब लिखता हूँ, फिल्में लिखने का शौक है, तो ये चीज़ सीख ली है कि कॉमेडी लिखना सबसे मुश्किल टास्क है, सबसे मुश्किल जॉनरा है। आपने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर कॉमेडी हिट्स दी हैं, कैसे आप आते हो अपने राइटिंग प्रोसेस पे? मुझे पर्सनल लगता है कि जो कॉमेडी है वो ट्रेजेडी है। तो जब ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो फिर वो कॉमेडी का रूप लेती है। तो मैंने भी बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत दुख झेले हैं। तो अभी मतलब मुझे कॉमेडी लिखने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आप आज भी मुझे पूछें कि कौन सी जॉनर की फ़िल्म लिखना मुश्किल है, तो वो है कॉमेडी। इसलिए वो लिखना होता ही है मुश्किल। उसके एक जो आपने डायलॉग लिखे हैं, उसका एक वर्ड यहाँ वहाँ होगा तो शायद वो पंच नहीं आएगा जो आप चाहते हैं, या अगर आ भी जाएगा तो 5 साल बाद, 10 साल बाद उसी जगह पे हंसी नहीं आएगी। तो वो लिखना बहुत क्या सिचुएशन है, एंड व्हेन यू डोंट वांट टू, मतलब एक छोटा शॉर्टकट लेना नहीं चाहते हैं कि डबल मीनिंग डायलॉग भी आपको नहीं रखने हैं, तो मैं तो ये करता हूँ भाई वो नहीं रखने, मुझे बफूनरी भी नहीं करवानी है और मैं बहुत सीरियसली करवाना चाहता हूँ। तो मैं एक्टर को यही कहता हूँ कि भाई कोई कॉमेडी मत कीजिए, एकदम सीरियस। तो अगर मेरी फिल्में आप देखेंगे तो कैरेक्टर्स बहुत सीरियस होते हैं और बहुत सीरियस सिचुएशन होती है। लोगों के लिए कॉमेडी हो सकता है, उनके लिए बहुत ही दुख का मामला होता है जब नो एंट्री में 3 लोग लटके हुए हैं और उनकी जान जाने वाली है, तो दे आर वेरी सीरियस, क्योंकि वो मरने वाले हैं। उनकी बीवियाँ भी बहुत सीरियस है, वो बचाना चाहती हैं और वो रस्सी फेंक रही हैं, बट वो कॉमेडी फिर उनकी सिचुएशन से आती है।
हेलो सर, माय नेम इज़ लक्ष्य। मेरा सवाल आपसे यही है कि जैसे वेलकम मूवी का एक थीम सॉन्ग है और आपने ऐसे मजनू भाई का एक थीम सॉन्ग दे रखा है, तो ऐसे फ़नी सॉन्ग्स के पीछे की स्टोरी क्या है कि ये एक ही वर्ड को उस सॉन्ग में बार बार यूज़ करा जा रहा है? एक ही वर्ड को उस सॉन्ग में बार बार यूज़ करा है, जैसे वेलकम वेलकम और ऐसे ही मजनू। हाँ। तो उस सॉन्ग के पीछे की स्टोरी क्या है? नहीं, जैसे उसमें भी था, नो एंट्री में भी था, मुझे लगता है कि जो टाइटल होता है और अगर उसका अच्छा एक म्यूज़िक बनाया जाए, जिसको हम लोग कहते हैं थीम म्यूज़िक, तो फिल्म के लिए बहुत काम आता है। तो आज जैसे वेलकम का जो थीम म्यूज़िक है, आप देखिए कि पूरी पिक्चर में जहाँ जहाँ अजीब सिचुएशन होती है तो वो बजता है, चाहे वो वर्ड्स में बजे, चाहे इंस्ट्रूमेंट में बजे, तो वो एक ऐड ही करता है सीन को, उसकी सीन की जो मज़ा होता है उसको और ऐड करता है वो। हाय सर, माय नेम इज़ जनमीत। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि जो वेलकम में लास्ट जो पार्ट था क्लाइमैक्स में, वो सर आपने प्रैक्टिकली गिराया या सही में गिरा दिया था घर? यार वो क्या, वो बहुत अजीब सी कहानी है। क्या है कि जब मैंने ये सोचा कि ऐसा घर होगा तो उसके दो लगाने थे सेट, एक तो जो अंदर है और एक बाहर है। तो बाहर तो मैंने सोचा वो पहाड़ की जगह होगा ताकि पहाड़ से नीचे गिर सके। जो अंदर है वो हमने लगाया था फिल्म सिटी में। तो अभी अंदर मुझे लगा कि वो जब घर ऐसे होता है तो सारे लोग गिरने चाहिए। तो जाके हमने पूरा रिसर्च किया, तो जब गिरना होता था तो एक्टर अपने बेचारे कोशिश करके गिरते थे, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी है वो हिलती नहीं थी। फिर हमने उस पर कुछ तंगूस बांधे, खींचा, वो थोड़ा आर्टिफिशियल लग रहा था। फिर फाइनली सारे रिसर्च के बाद ऐसा लगा कि घर ऐसा बनाना चाहिए जो हाइड्रोलिक के ऊपर हो और वो पूरा घर ऐसा कुछ 50 डिग्री तक ऐसा जा सके, 45 डिग्री तक, और यहाँ पर जा सके। तो वो फिर घर हमने वहाँ पे बनाया फिल्म सिटी के अंदर। तो बाकायदा वो मशीन के साथ बनाया, तो एवरी शॉट वो पूरा घर ऐसा होता था। तो जितने वहाँ फिर उस तरफ खड़ा रहना मुश्किल है, तो सारी प्रॉपर्टी और सारे एक्टर ऐसे गिरते थे। तो वो थोड़ा मुश्किल शूट था, लेकिन वो हम लोग ने कर लिया और काफ़ी मतलब 7-8 दिन वो शूटिंग चलती रही। तो वो परेश भाई को तो पूरा चक्कर से आने लगता था। तो वो तो सुबह शूटिंग पे आ गई, यार अनिल भाई ये जल्दी ख़त्म करो यार, मेरे को तो रात को सोता हूँ तो भी मेरा घर ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ऐसा कुछ था उनका। फिर लोनावाला में लगाया वो सेट, और लोनावाला में सेट वेट लगाया और उसका कुछ लॉजिक नहीं था, बट वो एक ही इतना बड़ा घर है जिसमें 25 लोग हैं, वो एक ही ऐसे लकड़ी का बम्बू है उस पर है। तो उस पर बहुत डिस्कशन हुई सारे एक्टरों की, बाकी सबकी, कि ये तो यार बहुत ख़राब है, ये ऐसा नहीं करो यार। तो वो एक पे मत गया, 3-4 तो उसको पिलर्स होना चाहिए, ऐसा थोड़ी रुकता है। तो फिर वो आर्ट डायरेक्टर भी आ गए, उनसे भी बात हुई, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो सब डालने से बहुत ज़्यादा लॉजिक हो रही थी, और वो जो एक का मज़ा था, चाहे वो जितना भी लॉजिकल हो, उसका मज़ा अलग था, ये वो पूरा बराबर होता था। तो मैंने बोला नहीं नहीं ये बिल्कुल राइट है। तो फिर उस टाइम पे नहीं यार ये रॉन्ग है, मैंने रॉन्ग है, ये रॉन्ग करना है हमको और ऐसे ही करेंगे। तो वैसे ही किया हम लोगों ने। और उसके बाद क्रेन व्रेन मंगा के एक शॉट था जिसके अंदर उसको उठाना था, तो वो क्रेन उसका वेट ही नहीं ले पाई और घर जो है बिल्कुल जाके एकदम किनारे पे रह गया, वरना उस दिन घर चला गया था बिना शॉट के। फिर बड़ी हमने क्रेन मंगवाई और फिर किया, और लास्ट में वो घर हम लोगों ने एक्चुअली फेंका था नीचे क्रेन से। हेलो सर, मेरा नाम सुकृति रंजन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने डायरेक्शन में किया है एंड राइटिंग भी किया है, ह्यूमर ऐड करने के लिए कौन सा पार्ट ज़्यादा मुश्किल होता है? डायरेक्शन वाला लाइक शूट करने वाला, क्योंकि उसमें कॉमिक टाइमिंग वगैरह होती है, या लिखते टाइम आपका कौन सा पार्ट मुश्किल लगता है आपको? राइटिंग। राइटिंग क्योंकि क्यों सर? डायरेक्शन में क्या है कि आप खाली इतना कर सकते हो कि आप बेटर परफॉर्मेंस करवा सकते हो एक्टर से, कि आप ऐसा नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए। बट अगर वो लिखा हुआ अच्छा नहीं है तो मुझे लगता है कितना भी बड़ा एक्टर होगा वो, अभी जैसे मैं कई मरतबा मेरे कुछ कॉमेडियंस के साथ जो काम करता हूँ, तो वो बोलते हैं कि यार ये हम तो कहीं जाते हैं शूटिंग पे, तो वो डायरेक्टर और राइटर बोलते हैं अरे अरे आप आ गए हो सर, तो अब आप तो कॉमेडी कर ही लोगे। तो यार हमको अजीब लगता है कि कोई जादूगर थोड़ी हम लोग जो कॉमेडी कर लें, कुछ लिखा तो होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड कॉमेडियन एक्टर ऑल्सो, और कोई भी बड़े से बड़े एक्टर जो है अगर लिखा हुआ अच्छा है तो उसमें पर परफॉर्मेंस हो सकता है। हाय सर, माय नेम इज़ राजश्री। और आपने बोला था कि जब वेलकम मूवी में जो सारे डायलॉग्स हैं, उन सारे डायलॉग्स का एक ही डेस्टिनेशन है, विच इज़ जो कैरेक्टर्स की शादी है। तो एज अ राइटर, हाउ डिफ़िकल्ट वाज इट फॉर यू टू कीप इट इन द फ्रेमवर्क, इन दैट सेम फ्रेमवर्क, कि आप उसको चेंज ना कर पाए? मुझे लगता है कि वो लिखना, खैर मुझे अभी आज भी लगता है
कि लिखना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और क्योंकि वो एक बहुत ही आइसोलेशन का काम है, आप एक कमरे में बैठे हैं, अकेले बैठे हुए हैं और कोई है नहीं आपके साथ, और बस एक ब्लैंक पेपर पड़ा हुआ है और आप लिख रहे हैं, और फर्स्ट लाइन लिखना सबसे मुश्किल होता है कि क्या लिखना शुरू करें। लोगों से आज ख़त लिखें तो ख़त लिखा नहीं जाता है, एक पेज कुछ वो लिखें, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो उस पिक्चर के अंदर लिखना तो खैर बहुत मुश्किल रहा है, और इन्जॉय भी हम लोग ने लिखने के टाइम पे एक अलग हाई में भी रहता है आदमी। तो जैसे अभी आलू ले लो कांदे ले लो जो डायलॉग मैंने लिखा था, वो आई रिमेंबर मैंने रात को 3:30-4 बजे आई वॉज इन लोनावला, और मैं सीन सोच रहा था कि अगर इस तरह का एक डॉन है जिसको लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं तो क्या हो सकता है सीन। तो मुझे ऐसा विजुअल नज़र आया है कि वो सूट वूट पहना हुआ है और वो आलू और कांदे बेच रहा है, तो फिर वो आलू और कांदे जो है वैसा मैंने कुछ लिखा। और फिर मैंने डायलॉग भी जो है कि डायलॉग क्या है, आलू ले लो कांदे ले लो, वो किस तरह होना चाहिए। तो वो मतलब 3, साढ़े 3, 4 बज गया था लिखते हुए और सोचते हुए, बट वो 4 बजे भी ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अभी थके नहीं, कुछ और भी सोच सकते हैं। जब कोई अच्छा चीज़ लिख लेते हैं, कुछ करते हैं ना, तो एक अलग एक्साइटमेंट और हाई भी होता है। हेलो सर, आई एम मानवी तिवारी। सो माय क्वेश्चन इज़, आपने जैसे वेलकम बनाई है, रेडी बनाई है, सिंगर्स किंग बनाई है, सो तीनों में रोमांस इज़ देयर, बट आपने जैसे बोला कि वेलकम वाज आल्सो पर्टिकुलरली अ रोमांस फिल्म, तो आप जैसे रोमांस में जाते हो तो आप क्या रोमांस से टिल्ट होते होते वो कॉमेडी चला जाता है, या फिर आप सोचते हो कि मैं कॉमेडी करूं, बिकॉज तीनों फिल्म में देयर इज कॉमेडी एंड आल्सो रोमांस। रोमांटिक फिल्म, बिल्कुल सही सवाल है। नहीं, जैसे अभी मैंने एक फिल्म बनाई थी, प्यार तो होना ही था, तो दैट वाज प्योर रोमांटिक फिल्म जिसमें और कोई इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं था अलावा लड़का लड़की के। तो बट अभी जब मैं लिखना शुरू करता हूँ तो मुझे पर्सनली लगता है कि जो रोमांटिक फिल्म होती है उसकी कहानी होती है कि लड़का लड़की मिलते हैं, उनका प्यार होता है, लास्ट में वो बिछड़ जाते हैं या मिलते हैं, और रीज़न जो है 3-4 होते हैं, या तो एक अमीरी गरीबी होती है, या दुश्मनी होती है, या ऐसे ही कुछ चीज़ें होती है। तो वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं करती। मैंने हालांकि कुछ रोमांटिक फिल्में देखी हैं, फॉर एग्जांपल बॉबी, फॉर एग्जांपल एक दूजे के लिए, विच आर मतलब आई थिंक ब्रिलियंट फिल्म्स, लेकिन मुझसे ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ और होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। वो जो कुछ और होने की चाहत है उसकी वजह से फिर जो है बाकी कैरेक्टर्स उनके आसपास जो है वो आने शुरू होते हैं, और फिर उन कैरेक्टर पे जब काम होता है तो जाके मुझे लगता है कंप्लीट जिसे कहते हैं हम कमर्शियल, हार्डकोर कमर्शियल फिल्म, जिसमें आप जाते हैं तो उसमें आपको थोड़ा रोमांस भी नज़र आता है, थोड़ा एक्शन भी नज़र आता है, थोड़ी कॉमेडी भी नज़र आती है, थोड़ा इमोशन में, हर चीज़ जो होती है तो वैसा होने लग जाता है, चाहे वो रेडी हो या सिंगर्स किंग हो, ये सारी रोमांटिक फिल्में ही हैं एक्चुअली। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम मी इज, जैसे वेलकम, रेडी, सिंगर्स, बहुत सारी फिल्म्स आपने बनाई हुई हैं, सो क्या हमें ऐसी कल्ट क्लासिक फिल्म्स और आने को देखने को मिलेंगी? बिकॉज एवरीबडी इज वांटिंग कि मतलब वेलकम जैसी फिल्म और आए ताकि नहीं, ये क्या है, ये प्लान नहीं कर सकते। ये आप फिल्म लिखते हैं और ये एक मैजिक होता है, एक जादू होता है, वो कॉम्बिनेशन बहुत सारी चीज़ों का होता है कि आपका एक राइटिंग बहुत कमाल हो, आपका डायरेक्शन बहुत अच्छा हो, आपके एक्टर्स कमाल हों, वो परफॉर्म बहुत अच्छा करें, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप एक फिल्म प्लान कर सकते हैं, उसमें जो प्लान नहीं कर सकते वो ये नहीं प्लान कर सकते कि ये कल्ट हो, वरना हर आदमी ये सोचे कि भाई मैं एक कल्ट फिल्म बनाऊं, और एक सुपर हिट फिल्म भी आप प्लान नहीं करते। आप अच्छी फिल्म बना सकते हैं कोशिश करके, और वो अच्छी फिल्म कब बुरी बनेगी वो भी एहसास नहीं होता जवान आने के टाइम पे। तो मुझे लगता है कि वो एक कोशिश होती है और एक ही सोच होती है आपकी। अब उसमें 25,000 लोग आपको मिल सकते हैं सजेशन देने के लिए, बट उसमें बहुत ही हम कंफ्यूज भी रहते हैं कि यार सेल्फ डाउट आता है कभी बनाते बनाते या रिलीज के पहले प्रीमियर? नहीं, सेल्फ डाउट ऑलवेज रहता है कि यार ये ठीक है नहीं है, ठीक है, क्योंकि कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी काम कर लो, कुछ भी कर लो। अभी जैसे वेलकम की बात बताऊं, एक सीन था, वो जब मैंने एडिटिंग में देखा तो मेरा दिल ही बैठ गया, एंड मैंने अपने असिस्टेंट से बोला कि यार इतना एंजॉय हम सेट पे कर रहे थे। कौन सा सीन? नाना पाटेकर का पहला सीन, जहाँ पर रिश्ता मांगने कुछ लोग आते हैं और वो उसका आदमी आ जाता है और वो कहता है कि सर वो आपका केस चल रहा है, जज साहब तो आपका नाम सुन के डर गए, तो उसकी असलियत बता देते हैं इनको और वो भाग जाते हैं। तो वो सीन बहुत ही मतलब अजीब सा था और अजीब से लग रहा था, तो सारे असिस्टेंट भी मेरे साथ बैठे थे। मैंने बोला हमने इतना एंजॉय किया, इतना अच्छा है, क्या प्रॉब्लम हो गई?
बोले नहीं सर पता नहीं, लेकिन उतनी हंसी तो नहीं आ रही है। फिर नेक्स्ट डे जो है मैंने बोला यार सब रशपिंट मंगाओ, तो सारे रशपिंट आया, क्योंकि कभी एक एक शॉट के 5-5 6-6 टेक होते हैं और इस तरह का। अब वो सब मैंने देखे तो मुझे लगा नहीं ये टेक यूज़ करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। वो सब निकाला और उसको फिर मैंने बैठ के पूरा री एडिट किया सीन को, क्योंकि वो कॉमेडी के अंदर टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ज़रा सा थोड़ा सा लूज़ होगा तो कॉमेडी नहीं आएगी, ज़्यादा शार्प हो जाएगा तो कॉमेडी नहीं आएगी। तो उसको जब री एडिट करके सेम सीन को देखा तो बहुत हंसी आई, लेकिन उस टाइम पे ये एहसास नहीं हुआ कि शायद एडिट रॉन्ग हुआ होगा, क्योंकि वो एडिटर भी अच्छा है, उन्होंने भी अपनी मेहनत की है। तो वो सेल्फ डाउट आता है कि यार ठीक नहीं हुआ, क्यों हम लोग ठीक नहीं कर पाए। तो वो सेल्फ डाउट तो रहता है सर। जैसे आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो फ़ोन पे मजनू बात कर रहा है और उधर से कुछ बोलता है तो उदय हंसता है ऐसे चाय लेके, जी बड़ा पॉपुलर मीम है। जी। अभी क्या है सौरभ भाई कि वो सीन में कभी उदय भाई थे ही नहीं। एक्चुअली सीन था बिटवीन नाना जी एंड उनका अपना इनका अनिल कपूर एंड परेश रावल। तो ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो शॉट ले रहा था तो उसके पहले कुछ और भी सीन कर रहा था। तो ये 2 लोग भी आए हुए थे हमारे, मुश्ताक भाई और उनके साथ में, और नाना जी भी थे। तो मैंने बोला यार फ्रेम जो है इतना अच्छा है, इतना बड़ा है, पूरा रेस कोर्स से पीछे अकेले खड़े हुए हैं, तो मुझे बहुत क्लोजअप लेना पड़ता है। तो मैंने बोला यार थोड़े लोग होने चाहिए। तो नाना जी भी है, तो एक काम करते हैं, इनको खड़ा करते हैं और इनकी जो मस्ती कर रहे हैं, इनके ऊपर जो हंसी जो चल रही है वो लोग हंस रहे हैं ये। तो वैसे मैंने उनको बोला कि सर आप लोग भी है शॉट में। तो उसके पहले शॉट के पहले तक वो सीन में कभी थे ही नहीं, और कभी भी वो प्लान भी नहीं किया था लिखने के टाइम पे। हमेशा लगता था ये 2 लोगों के बीच बात चल रही है, बट वो 11th आर का जो आप बोल रहे हैं कि इम्प्रोवाइज़ करते हैं, ये इम्प्रोवाइजेशन थी। मैंने बोला नाना जी आप भी आ जाइए, एंड नाना जी को भी खड़ा किया। मैंने बोला सर ऐसा ऐसा करते हैं, जब वो मैं अपना घुंघरू इनको जब डांटता है तो आप लोग उसका कितना मज़ा ले सकते हैं। और फिर वो सीन हमने किया, एंड वो शॉट देने के जब दे रहे थे, मैं मॉनिटर पे बैठा था तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मुझे लगा हाँ ये करेक्ट है एकदम। तो ऐसा फील होता है कि ये करेक्ट है और ये अच्छा है बस। हेलो सर, मेरा नाम सर्वज्ञ है। तो सर मेरा सवाल आपसे ये था कि मजनू भाई इज़ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर ऑफ वेलकम, एटलीस्ट मेरे व्यू में। तो सर मजनू भाई ब्लू कलर के सनग्लासेस पहनते हैं, तो सर वो कन्वेंशनल वे में उन्हें नहीं उतारते हैं, वो ऐसे आधे तोड़ के उतारते हैं। तो सर ये किसका आइडिया था, या सर ऐसा क्या आपके दिमाग में आया कि सर आपने सोचा कि इतने अनकन्वेंशनल वे में ऐसे उनको चश्मा उतारते हुए देखते हैं, क्योंकि सर दैट इज़ वेरी आइकॉनिक, नोबडी एक्सपेक्टेड कि सर मजनू भाई ऐसे चश्मे उतारने वाले हैं। अनिल जी एक्चुअली गए हुए थे लंदन, और उन्होंने ये चश्मा ख़रीदा था, और इस फिल्म के लिए नहीं ख़रीदा था, वो अपने शौकिया लेके आए थे। लेकिन जब मैंने देखा वो चश्मा तो मुझे लगा कि यार उनका इंट्रोडक्शन सीन ही होना चाहिए कि वो जो है वो पहली मर्तबा स्क्रीन पे जब दिखें तो फुल चश्मे के साथ, और वो ऐसे खोलते हैं और ट्रॉली ऐसे जाएगी। तो वो मुझे लगा ये चश्मा बहुत अच्छा है। तो मैंने अनिल जी को बोला कि यार ये फिल्म में हमको यूज़ करना है, और ये कोई और सीन में करे नहीं करे, पहला फर्स्ट टाइम जब आप स्क्रीन पे आते हैं। एंड अनिल जी जो हैं वो बहुत जोश वाले और बहुत ही अपना एनर्जी वाले एक्टर हैं। तो हाँ यार चल, वो उनका फिर जो शुरू हो जाता है तो हमको खाली इतना थोड़ा सा बोलना पड़ता है, बाकी उनका जो है जोश तब करवा देता है। तो बोले हाँ ठीक है। तो वो चश्मा आज भी उनके पास है, बल्कि उनके पास काफ़ी चीज़ें जो फिल्मों की है वो जिस चीज़ से बहुत प्यार है वो रखते हैं अपने पास। सर मेरा नाम मृत्युंजय कुमार है। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी फिल्में आपने बनाई हैं कि लोग आज भी देखते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर मेरा सवाल ये है कि जैसे उदय शेट्टी का एक बहुत फेमस डायलॉग है जो बार बार उसमें मूवी में देखने को मिला कि दौलत है, शोहरत है, इज़्ज़त है और तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, मतलब क्या आपने, क्योंकि ये बार बार आया है तो इस पर ध्यान केंद्रित होता है? नहीं, मैंने क्या है कि ऐसे प्लान नहीं किया था कि उसका रखूँगा, बट जब मैंने एक सीन लिखा उसमें ये डायलॉग लिखा था मैंने, और वो डायलॉग मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि यार ये अगर 3 4 5 बार बोले और ये तकिया कलाम बन जाए तो फिर सारे लोग आ गए, अरे यार ऐसा नहीं होता है, इतना लंबा आज तक कभी, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा तकिया कलाम आज तक किसी का आया हो। तो वही था कि भाई इतना लंबा तकिया कलाम कैसे होगा, और मुझे लगा कि नहीं होता है, लेकिन अगर ये होगा तो क्या रॉन्ग है, तो थोड़ा नया ही लगेगा। तो मुझे लगा कि नहीं यार ये तकिया कलाम मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, एंड फिर हम लोगों ने वो तकिया कलाम रखा नाना जी का, जो नाना जी ने बोला भी जिस तरह है वो बहुत लोगों को पसंद आया।
हेलो सर, मेरा नाम आशिता है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फ़िल्म लिखते हुए आपके जो नाम है इस फिल्म में वो भी बहुत आइकॉनिक जी। है, घुंगरू सेठ, RDX। आपका क्या थॉट था ऐसे नाम देने के पीछे? क्योंकि फ़िल्म देखना तो एक दूसरी बात हो गई, पहली बात तो आप नाम सुनोगे कैरेक्टर्स के तो ही इतना अम्यूज़ हो जाते हो। तो आपका क्या थॉट था उसके पीछे कि आपने इतने इंटरेस्टिंग नाम्स रखे? नहीं, मुझे हमेशा लगता था कि जब मैंने फ़िल्म भी लिखी थी ना, तो मुझे बड़ा मतलब मुझे बहुत मैंने एंजॉय की वो फ़िल्म, चाहे वो लिखने के वक्त भी, बनाने के वक्त भी। एंड मुझे लगा कि यार कुछ वही नाम हम लोग सेम सेम रखते हैं ना। मैंने एक बहुत पहली फ़िल्म लिखी थी, उस टाइम पे हीरो के सिर्फ 3-4 ही नाम होते थे, राहुल, विजय और बड़े बड़े नाम होते थे। तो फिर मैंने बोला यार ये बहुत इस तरह के नाम होते हैं तो मैं क्या रखूं। तो मैंने मेरी फ़िल्मों में हीरो का उस टाइम पे नाम रखा था बुन्नू और मुन्नू, आँखें। बहुत कमाल का है। जी, तो मुझे वो ऐसा लगता था कि यार इतने हैवी नाम होते हैं हीरो को दिखाने के लिए। और उनका बाप बॉक्सिंग ग्लव्स लेके बैठा हाँ। हुआ है, कादर खान क्या हसमुख, उनका नाम है हसमुख, और बच्चे जिस दिन से पैदा हुए उनके चेहरे से जो है हंसी उड़ गई है, तो उनका नाम रखा मैंने हसमुख। तो मैंने ये कैरेक्टर का नाम रखा बुन्नू और मुन्नू। तो ये बड़े ऐसे नाम है जो हर घर में राजू और ऐसे हम बात करते हैं, तो बहुत आइडेंटिफिकेशन है। तो मुझे थोड़ा नया भी लगता था सुनने में नाम, वरना वो जो बड़े बड़े नाम आते हैं तो उससे मैं थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि यार हर पिक्चर में इतना भारी भरकम नाम आता है। तो ये फिल्म में भी यही मैंने सोचा था कि यार बहुत हो गया वो सेम नाम, तो कुछ नाम भी कुछ नया रखते हैं। तो फिर मैंने बताया जिस तरह आपको, मैं चला गया था लोनावाला, वहाँ बैठे 15-20 दिन हमारे दोस्त, हम लोग थोड़े, मेरे साथ 2 राइटर भी थे हमारे, बैठ के हम लोग सिर्फ नाम ही सोच रहे थे। तो मैंने बोला कोई सीन नहीं सोचना है, कोई डायलॉग नहीं सोचना है, अभी सिर्फ नाम सोचना है। तो एक दिन हम उठाते थे कि अच्छा अभी अनिल जी का नाम क्या हो सकता है, तो ऐसे 100 नाम लिखे थे हमने कि ये होगा ये होगा ये होगा। फिर नाम आया मजनू। तो मैंने बोला कि अभी ये राइटर टीम से आया ना? हाँ, राइटर टीम से आया? नहीं, मेरे एक राइटर है, वो उन्होंने कुछ 25-30 नाम लिखे थे, मैंने कुछ 25-30 नाम लिखे थे। तो ऐसे हम लिख रहे थे। कौन कौन से नाम कंसीडर किए थे? बहुत अजीब अजीब सर, अजीब बहुत नाम थे, जैसे अभी याद नहीं मुझे सर। बट मजनू जो है वो मुझे लगा कि फिर इसका डायलॉग बनाना पड़ेगा, इसलिए कि यार ये तो क्राइम में है आदमी, इसका नाम मजनू कैसे होगा। तो फिर मैंने एक डायलॉग बनाया कि पता लगता है कि ये आदमी ने जो ज़िंदगी का पहला मर्डर किया है वो इश्क में किया था और उस चक्कर में भाग के आया है। तो इसको अंडरवर्ल्ड में लोग मजनू भाई बोलते हैं कि जो पहला उसने कोई जो क्राइम पहला किया था वो कोई और वजह से नहीं किया था, उसने प्यार में क्राइम किया था, इसलिए लोग उसको मजनू भाई कहते हैं। तो वैसे फिर एक सोच के तो काफ़ी चीज़ें जो नहीं होती है वो डाली, घुंगरू के बारे में भी कुछ डायलॉग्स बहुत डाले हम लोगों ने। तो वो सब कैरेक्टर के नाम सुनने के बाद, समझने के बाद फिर आते चले गए। RDX का नाम भी था। हेलो सर, मेरा नाम फ्रिस्का है एंड ये अभी मजनू भाई के ग्लासेस की बात हो रही थी। तो इट्स लाइक मूवी शूट होने के बाद आपके पास रिक्वेस्ट नहीं आई कि ये ग्लासेस आप कहाँ से लाए, हमें भी चाहिए ऐसे ग्लासेस? नहीं, ऐसी बहुत आई, मैंने सबको एड्रेस दिखाया कि ये हैं अनिल जी के पर्सनल और उनके पास है। बल्कि वो जो पेंटिंग है उसकी बहुत वो आई है कि भाई वो पेंटिंग सबको चाहिए थी, तो पेंटिंग के लिए बहुत इंक्वायरी आई पर्सनली थी। मैं भी ग्लासेस पहनती हूँ, तो उसका लाइक प्रभाव अलग ही पड़ा कि ऐसे कौन सा ग्लासेस है जो ऐसे बीच से खुलते हैं। नहीं, लेकिन अब तो मिलते हैं ऐसे, वो खुलने वाले जो ग्लास है वो काफ़ी जगह मिलते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम माधव है। सर पूरी फिल्म की बातें हो ही रही हैं, वो आइकॉनिक गाड़ी वाला सीन, सर उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरीके से उसको शूट किया गया, क्या चैलेंजेस आए उसको शूट करने में? मेरा सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई अच्छा। सेट पे। एंड पता नहीं कुछ हुआ था, मुझे स्ट्रोक लग गया था क्या, तो मेरे नोज़ में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, वो रुक नहीं रही थी। तो फिर बर्फ़ लगाया था एंड फिर मुझे तो वहाँ से जाना पड़ा अपना क्या कहते हैं अपने हॉस्पिटल में। तो मैं 2-3-4 घंटा हॉस्पिटल में ही था और वो जो मेरे फाइट मास्टर थे उनको मैंने बताया था कैसे कैसे करना है, तो वो कर रहे थे। फिर मैंने बाद में ज्वाइन किया। तो वो जो सीन है वो पेपर पे बहुत क्लियर लिखा हुआ था कि ये एक पहला गैग आएगा, ये दूसरा गैग आएगा, ये तीसरा गैग। मुझे हमेशा लग रहा था कि ये सीन जो है घर में एक्चुअली करना था हमें, कि भाई उनको घर वालों को पता लगता है कि जो हमारे मामा हैं
उन्होंने शादी जो है डॉन के घर में तय कर दी है, लेकिन वो मुझे बहुत ही सिंपल कहानी का सीन लग रहा था। मुझे लग रहा था कि बच्चों को एक ऐसा सीन आना चाहिए जिसमें बच्चों को बहुत मज़ा आए, तो मैंने फिर वो सड़क पे करवाया। और आप देखो बहुत इत्तेफाक है, ये भाग रहा है, वहीं से वो गाड़ी भी आ रही, दोनों टकराते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और फिर गाड़ी निकलती है, वहाँ न्यूज़ मिलती है और फिर क्या क्या वो एक ही न्यूज़ से पूरा घर किस तरह तहस नहस होता है, तो वो मैं दिखाना चाह रहा था। हेलो सर, मेरा नाम तनिष्क है। और सर आपने बोला कि कोई भी मूवी प्लानिंग से सुपर हिट नहीं होती, रिलीज़ होने के बाद पता चलता है कि उसे सुपर हिट होना है या नहीं होना। तो सर आपने जब एक फ़नी कैरेक्टर को एक इमोशनल कैरेक्टर बनाया जो अक्षय कुमार जी हैं, और नाना पाटेकर जी को एक फ़नी कैरेक्टर बनाया, तो आपके मन में एक बार भी डाउट नहीं आया कि इनको लोग देखेंगे और ये लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि नाना जी सिर्फ सीरियस कैरेक्टर है और अक्षय जी सिर्फ फ़नी कैरेक्टर है? तो आपके मन में एक भी बार डाउट नहीं आया लोग इसको कंज्यूम कैसे करेंगे? नहीं, पहले तो ये आपने जो बताया प्लानिंग तो करते ही हैं हम लोग कि भाई पिक्चर कैसे हिट हो, तो बिना प्लानिंग के तो होता नहीं है। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं कि वो प्लानिंग सक्सेसफुल हो। तो हर आदमी प्लान करता है कि भाई मेरा ये यूएसपी है पिक्चर में, मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना। आई एम श्योर कि जितने फिल्म मेकर हैं वो सब प्लान तो करते ही होंगे। बट नाना जी के लिए तो आई वॉज वेरी वेरी क्लियर कि नहीं, वो बहुत अच्छी कॉमेडी करेंगे, इसलिए कि वो बफूनरी टाइप के करना ही नहीं था। वो बहुत ही सीरियस कैरेक्टर थे हमारे नाना जी। बट उनका जो टाइमिंग है, उनका जो फिल्में मैंने देखी है, तो मुझे ऑलवेज़ कोई डाउट बिल्कुल था नहीं कि ये, मुझे हमेशा लगता था ये बहुत ज़्यादा अच्छा कॉमेडी करेंगे। एंड मैंने नाना जी से पहले डायलॉग भी जाके कहा था कि सर ये कैरेक्टर बहुत अच्छा करेंगे, तो उन्होंने तो खैर। और जहाँ तक अक्षय का ताल्लुक, अक्षय का हमने पूरा मस्ती भी रखा था, पूरी कॉमेडी भी रखी थी अक्षय की, और हमने वो इमोशन तो अपनी जगह था, इसलिए उसको प्यार करना है, तो वो उतना रिस्की नहीं था। अक्षय जी को बहुत एकदम अलग नहीं किया था। बट हाँ, वो चश्मा लगाए हुए हैं, बहुत शरीफ हैं, जो बाकी पिक्चरों में थोड़े से वो गुंडे होते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती, वैसा नहीं है। एक अच्छा कैरेक्टर था वो, मुझे पर्सनली उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है फिल्म के अंदर। आप अक्षय की बात कर रहे हैं जी। अब कतरीना पे आते हैं जी। उनकी आवाज़ डब करवाई गई। या अपने वेलकम में आवाज़ डब की थी, कुछ एक डायलॉग उसने किए भी थे शायद, नहीं हम लोग ने शायद डब करवाई थी। एंड सिंग इज किंग में उन्होंने खुद ने अपनी आवाज़ दी थी। तो ये किसका मतलब कॉल कैसे रखते नहीं, क्या है मैकेनिज्म कि उस वक्त जो है ना, वो हिंदी नहीं बोल पा रही, नहीं बोल देती थी और वो सीख भी रही थी। उसकी एक अच्छी बात है कि वो सीखती थी, मेहनत करती थी, तो ऐसा भी लगता था कि यार हमको भी उसकी हेल्प करनी चाहिए, मेहनत करती है। लेकिन उस टाइम पे उतना क्लियर डिक्शन नहीं था उसका, तो ऐसा लग रहा था कि नहीं यार बहुत अजीब हो जाता है। फिर वो ये था कि ऐसा बनाया कि ये हमेशा सारी ज़िंदगी फॉरेन रही है, अभी आई है, वो सब थोड़ा मैनिपुलेशन लग रहा था। तो मैंने बोला नहीं, इसमें डबिंग करवाते हैं, तो उस पिक्चर में डब करवाते हैं। लेकिन सेकंड पिक्चर से शी स्टार्टेड डूइंग हर ओन डबिंग। हाय सर, मेरा नाम करण सिंह है। तो सर जो वेलकम फिल्म है ये वही माफिया मॉब से रिलेटेड फिल्म है। तो सर जैसे हॉलीवुड क्लासिकल फिल्म से गॉडफादर, गुडफेलास, तो सर ऐसा कोई कैरेक्टर या कोई सीन आपने प्रेरित होकर लिया हो या लिखा हो वेलकम मूवी के अंदर, और उसका आपने जिक्र किया था? यार गॉडफादर तो एक ऐसी फिल्म है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान होगा जो उससे प्रभावित नहीं होगा या उससे इंस्पायर नहीं होगा। वो ऐसी फिल्म खूबसूरत बनाई है, मतलब जो एक टेक्स्ट बुक है। जो लोग फिल्में बनाते हैं उनको देखते रहना चाहिए कि यार फिल्में इस तरह बनती है। बट अनफॉर्चुनेटली मतलब वो एक अलग ही फिल्म थी, वो बड़ा एक सीरियस माफिया था। हमारा जो माफिया है वो हमारी जैसे फिल्मों में, मेरी फिल्मों में होता है वैसा था। तो ऐसा वहाँ से कुछ लिया नहीं, लेकिन हाँ वो पिक्चरें तो बहुत बरतमा देखी है हमने, तो वो फिल्म तो बहुत बार देखी है हम लोगों ने और काफ़ी लोग देखते हैं। बट उस फिल्म से कुछ ऐसा इसमें मौका नहीं मिला कि भाई ले सके। जिस दिन मौका मिलेगा ज़रूर लेंगे, वो बहुत अच्छी फिल्म है। कभी आपके जहन में ये ख्याल आया कि आपके फादर साहब शायर रहे हैं, वेलकम में जैसे कई जगह में डायलॉग बड़े लिरिकल से लगते हैं, एकदम मीटर में बैठे हुए, बहर दुरुस्त जी, कभी ख्याल आया कि गाने भी लिख देता हूँ अपनी फिल्म के? सर मुझे ख्याल आया था, क्योंकि मैंने एक फिल्म लिख रहा था, मैं बहुत अर्ली, मेरी सेकंड फिल्म थी, प्यार तो नहीं था। तो उसमें जब मैं एक सीन लिख रहा था, तो सीन लिखते लिखते एक लाइन मैंने ऐसी लिख दी कि मैं खुद चौंक गया। मैंने बोला अरे ये तो गाना बन सकता है। तो वो लाइन थी कि देख के तुझको ऐसा लगे जैसे बरसों की पहचान है, अजनबी मुझको इतना बता। तो मैंने बोला कि यार ये लाइन तो बहुत अच्छी, तो चलो मैं लिखूंगा गाना। तो मैं बहुत दिन तक बैठा रहा, लेकिन मुझसे गाना लिखा नहीं गया। और उस दिन मुझे ये पता लगा कि गाना लिखना बिल्कुल अलग है और सीन लिखना बिल्कुल अलग है। तो मैंने ये कहा कि समीर को बुलाया,
मैंने बोला समीर भाई ये गाना ऐसा ऐसा है, और उन्होंने मुझे लगता 15-20 मिनट में वो गाना लिख दिया। मैंने बोला ये एक लाइन बहुत अच्छी है, तो बोले हाँ पहली लाइन ये होनी चाहिए, अजनबी मुझको इतना पता दिल मेरा क्यों परेशान है, देख के तुझको ऐसा लगे जैसे बरसों की पहचान है। क्या बात है, उनका रियाज है तो उन्होंने 15 मिनट में खींच तो दिया। मैंने बोला यार इतना आसान है। तो फिर मैंने उनको बोला कि सर एक काम करिए, मेरा एक सीन भी अटका हुआ है, वो आप सीन भी लिखिए। तो बोला यार मैं कभी लिखता नहीं हूँ। मैंने बोला नहीं गाना मैंने बहुत कोशिश की लिखने की, तो अगर मैं कोशिश कर सकता हूँ तो आप भी कोशिश कर सकते, एक लिखिए आप सीन। तो बोला अच्छा ठीक है। अब उसके बाद हर हफ्ते में फ़ोन करता था, मैंने उनको फ़ोन किया 4 महीने सताने के लिए, बोलता अनीस ये नहीं लिखा जाता है, सीन नहीं लिख सकता मैं। तो ये मुझे लगता है कि एक अलग है कि लिखना ही है और राइटिंग ही है, बट शायद शायरी अलग है और ये इस तरह की। तो मेरे वालिद साहब के साथ रह के इतना मेरा ज़रूर फ़ायदा हुआ है कि मैं जब डायलॉग लिखता हूँ तो उसका एक रिदम तो होता ही है और उसका एक अलग स्टाइल होती है। ये नहीं कि सीधी सीधी बात जो हो रही है, उसका कुछ बोलने का अंदाज, कुछ लिखने का, वो सब होता ही है। कोई शेर सुनाइए अब्दुल हमीद बज़मी साहब का। मेरे फादर ने एक नज़म एक गज़ल कही थी, उसका उन्माद था रक्कासा। तो रक्कासा जो है वो क्या है, तो उसमें कुछ हिंदी के वर्ड भी उन्होंने अच्छे खूबसूरती से मिलाए थे, इसलिए कि पहले तो बहुत ज़्यादा उर्दू लिखते थे और वो पूरा फेयर मैं करता था, इसलिए कि वो मेरी राइटिंग उर्दू की बहुत अच्छी थी। तो मैं उनको कहता था यार इतना मुश्किल है पापा, इतना मुश्किल है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है मैं थोड़ा आसान लिखूँगा। तो उन्होंने ये गज़ल लिखी थी, कही थी कि प्यार समझे न कोई प्यार का बंधन समझे, प्यार समझे न कोई प्यार का बंधन समझे, नाजो अंदाज ही को रिस्क का साधन समझे। और हमने टीका भी लगाया तो संवरने के लिए, हमने टीका भी लगाया तो संवरने के लिए, सच है सिंदूर की कीमत तो सुहागन समझे। बढ़िया। हम लोग गानों की बात कर रहे हैं। 1986 में एक एल्बम आया था वेलकम नाम का, अच्छा सुना है कभी आप? नहीं। इसको गाया था अनिल कपूर ने। अच्छा जी, सलमान आगा, सलमान आगा, हाँ सलमान आगा, सलमान आगा, अच्छा हाँ सलमान और आगा, अनिल कपूर। ओ उनका ये पॉप एल्बम आया था, बप्पी लहरी का म्यूजिक था। अच्छा। और टाइटल था नहीं, वेलकम। वाह वाह वाह, नहीं ये मुझे नहीं पता। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे अभी आपने बताया कि सेट पे बहुत हंसी मजाक वाला माहौल होता था, तो कभी ऐसा हुआ कि जब को एक्टर्स इतने सारे अक्षय सर, परेश रावल सर साथ में बैठे हुए हैं, तो कोई उन्होंने ऐसा डायलॉग बोल दिया हो, कोई ऐसा हंसी मजाक में ऐसा जोक बोल दिया हो जो आपको मन किया हो कि हाँ ये तो उस मूवी में इंक्लूड किया जा सकता है? अगर उसकी कोई कहानी है तो वो बताइए। यार मैंने आपको जिस तरह बताया ना कि मेरा ये है कि मैं कहीं से भी कुछ भी जो अच्छा है वो मैं ले ही लेता हूँ। तो आई एम श्योर कि मुझे अभी याद नहीं है लेकिन लिया होगा मैंने, अगर ऐसी कुछ अच्छी बातें हुई तो। एंड मेरा कम्युनिकेशन गैप भी नहीं है। अगर किसी को जहन में आता है किसी एक्टर के, वो आके बिल्कुल यार अनीस भाई ऐसा ऐसा हमने सोचा है, बिकॉज दे नो कि अच्छा होगा, मैं इमीडिएटली वो कर लूँगा। तो ऐसा मैं जो स्क्रिप्ट है उसको ऐसा बाइबल समझकर कि बस ये लिख दिए, इसमें एक लफ्ज़ यहाँ नहीं हो सकता, वहाँ नहीं हो सकता, मैं नहीं बनाता ऐसी फिल्में। मैं ठीक है स्क्रिप्ट अपनी जगह लिखी है, उसकी पूरी अहमियत है, उसकी पूरी इज्जत है, लेकिन कोई भी चीज़ जो और अच्छा हो सकता है और इम्प्रूव हो सकता है वो मैं करने कर कोई मुझे तकलीफ नहीं होती करने में। फ्रेंचाइजी कल्चर को लेके क्या सोचना है आपका? जैसे अभी वेलकम 3 को लेके खबर आ रही है जिसको वेलकम टू द जंगल कहा जा रहा है, अहमद खान डायरेक्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ नाना पाटेकर जी आए थे, हमने उनसे ये सवाल पूछा था, तो उनका कहना था कि मैं और अनिल अगर साथ में नहीं है तो वो पूरी नहीं होगी, अनिल और मैं हैं तभी वेलकम है, उसे निकाल दो तो मेरे अकेले से नहीं बनेगी, मुझे निकाल दो तो उसके अकेले से नहीं बनेगी। उन लोगों ने हमें तीसरी फिल्म के लिए अप्रोच किया था, हमने ना बोला क्योंकि कहानी वैसी नहीं है, मज़ा नहीं आया। देखिए मुझे लगता है किसी हद तक बिल्कुल नाना जी सही कह रहे हैं, इसलिए कि अगर वेलकम का अगर आप किसी को भी नाम पूछते हैं तो जो सबसे पहले जहन में किरदार आते हैं उदय और मजनू। तो मुझे भी एज ए राइटर थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है समझना और सोचना कि विदाउट दैम कैसे मतलब वेलकम किया जा सकता है, बनाया सकते हैं। बट आई एम श्योर कि ये जो लोग हैं जिन्होंने फिल्म लिखी है और जो बना रहे हैं उनको भी इस बात का एहसास होगा और उन्होंने कोई ना कोई रास्ता निकाला होगा कि भाई ऐसा कुछ हो कि उनकी कमी उतनी नहीं महसूस हो और फिल्म कामयाब हो। एंड आई एम श्योर कि उन्होंने कुछ ना कुछ मेहनत की होगी अच्छी। बट हाँ, अगर मैं बनाता फिल्म तो मैं इन दोनों के बिना तो नहीं बना पाता। आपने वेलकम बैक भी बनाई जी, वो उतनी नहीं चली। जी उतनी नहीं चली। व्हाट वेंट रॉन्ग?
आई थिंक समटाइम आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में हैं फिल्म बनाने के टाइम, वो भी शायद मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस वक्त मेरे कुछ अपने भी इश्यूज चल रहे थे, मेरे कुछ अपने फिरोज़ भाई के साथ भी कुछ ताल्लुकात ठीक नहीं थे उस टाइम पे, जो पहली फिल्म में थे। तो वो बहुत सारी चीज़ें असर करती है एज ए मेकर, बिकॉज आई थिंक वी आर वेरी वेरी इमोशनल काइंड ऑफ अ पीपल। मैं तो कम से कम बहुत इमोशनल हूँ। मेरा खुश रहना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, तो ही मैं लोगों को खुश कर सकता हूँ, मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। अगर मैं कहीं डिस्टर्ब होता हूँ तो शायद मैं उतना अच्छा सोच भी नहीं पाता, मैं उतना अच्छा काम नहीं कर पाता। हाय सर, मेरा नाम हर्ष मिश्रा है। मेरा सवाल ये है कि आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी पूरे मूवी में कौन से सीन में हुई? किसमें? पूरे मूवी में कौन से सीन में आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई? वेलकम में? हाँ जी सर। शूट करने में तो वही क्लाइमैक्स जो था वो बहुत मुश्किल था, इसलिए कि सारे एक्टर थे और वो पूरा घर गिरना है और सबके इश्यूज़। अभी खान साहब के उस वक्त मेरा ख्याल था एज होगी 70-72, तो वो बुरा भी लगता था कि इनको कैसे कहें गिरने के लिए, बट वो उनका एक जज्बा था, उनका एक वो था कि उन्होंने उतना। कास्टिंग कैसे हुई उनकी? सर उनका ये है कि मुझे हमेशा लगता था कि नाना जी और अनिल जी का बॉस कौन हो सकता है। तो वो जब भी मैं आंखें बंद करके सोचता था तो मुझे जो चेहरा नज़र आता था वो आता था फिरोज़ खान साहब का। तो खान साहब से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी, इसलिए कि जब मैंने एक पहली फिल्म बनाई थी अपना नो एंट्री, उसमें फ़रदीन था और फ़रदीन का भी काम उनको बहुत अच्छा लगा था, फिल्म भी बहुत अच्छी लगी थी। तो उन्होंने मुझे एक दिन डिनर पे बुलाया था, तो मैं डिनर पे बैठा था और डिनर पर जब बातें शुरू हुई तो उनको पता लगा कि मैंने उनकी बहुत सारी फिल्में बहुत मर्तबा देखी है, मुझे उस फिल्म में कोई डायलॉग्स तो याद है। तो बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ही यूज़ टू बी, मतलब कि मुझे बहुत पसंद करने लगे थे। तो जब ये मैंने सोचा तो मैं गया उनके पास, बट मुझे लगता है शायद उनको एहसास होगा या पता लगा था उनकी बीमारी का, इसलिए वो करना नहीं चाह रहे थे, बट मैं ज़िद में लगा हुआ था। तो मैंने बहुत स्ट्रगल की उनके लिए, इसलिए कि मुझे उनके अलावा कोई समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैरेक्टर जो है क्या होगा आगे, क्योंकि वो रोल बहुत छोटा था, क्लाइमैक्स में आता है और एक 4 सीन थे उनके, लेकिन वो इतना जो बड़ा कैरेक्टर नज़र आता है वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ खान साहब। तो मैं खान साहब के पीछे था, मैंने बोला नहीं सर ये आपको फिल्म करनी है, एंड उन्होंने साफ मना भी किया था कि यार अनीस अब मुझे नहीं करना है। मैंने बोला नहीं सर आपको करना पड़ेगा। तो इतना मेरा हक भी था, इतना लाड भी था, उतनी मस्ती भी थी मेरी, वो करते करते मैंने बहुत मुश्किल से उनको कन्विंस किया था लास्ट में कि नहीं सर आपका काम तो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, ये वो सब किया। उसके बाद मैं चला गया दुबई, तो दुबई में पूरी यूनिट के साथ वेट कर रहा हूँ और मेरा खान साहब का फ़ोन आया कि वो नहीं आ रहे। तो मैंने बोला यार ये पूरी शूटिंग ही मेरी हो जाएगी। तो मैंने खान साहब को फिर फ़ोन लगाया, मैंने बोला खान साहब देखो शूटिंग तो आप कर रहे हैं, अब आप खाली ये बताएं कि आप आ रहे हैं या मुझे आपको ले जाने के लिए पहले खुद आना पड़ेगा, मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊँगा। तो फिर पता नहीं क्या रीज़न हुआ होगा उस वक्त। अब मैं सोचता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब भी लगता है कि कभी कभी कुछ पता नहीं होता है और हम लोग बातें करते रहते हैं। तो फिर वो आए और जिस तरह उन्होंने शूट किया 10 दिन, उसके बाद जब बॉम्बे में गए तो यूज़ टू कॉल एवरी डे, हम लोग वहीं पे थे शूटिंग पे, एंड एवरी डे यूज़ टू कॉल अनीस क्या हो रहा है, एंड वो एक एक नाना जी से, अनिल जी से, कतरीना से, अक्षय सबसे बात करते थे। तो ही वॉज बहुत खुश थे वो। एक आदमी है जो बहुत खुश है जबकि उसकी एक टांग नकली है। मुश्ताक भाई हमारे, हाँ बल्लू का कैरेक्टर। बल्लू नहीं, क्या है सौरभ भाई उनके कैरेक्टर्स ही नहीं थे। तो वो मुझे जहाँ नाना जी और अनिल जी बैठे हैं और जो भी डायलॉग चलते हैं तो उनके कुछ साथी दिखाने थे 2-3-4। तो अब वो क्या होता है कि जब वो एक्टर अच्छे नहीं होते ना, तो ये जो आगे भी एक्टिंग अच्छी चल रही होती है तो वो पूरा ख़राब हो जाता है, बिकॉज उनके वजह से कि उनको समझाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है और उनसे एक्टिंग निकालना, मतलब जो नॉन एक्टर्स हैं उनसे एक्टिंग करवाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो इसमें बड़े बड़े किस्से हुए हैं। तो मेरे साथ एक हादसा हुआ था कि एक बहुत ही छोटा सा कैरेक्टर था एक लड़की का, खाली उसे ये करना है कि वो आना है उसको फ्रेम में और कुछ देख के ऐसे चौंकना है। तो मैंने असिस्टेंट को कहा भाई मैं सब शूट कर रहा हूँ, एक लड़की कोई तुम जो लड़कियाँ आई हैं उनमें से एक को रोक लेना। तो उसने रोक लिया मेरे असिस्टेंट ने। तो जब मैं 8-9 बजे तक, ये रात को 9 बजे तक शूटिंग थी, 8 बजे तक ये काम करता रहा कि एक शॉट है लड़की का क्लोजअप। तो मैंने बोला वो लड़की को बुलाओ। तो जब लड़की आई तो उसकी आंखें इतनी बड़ी थी, तो मैंने उसको देखा, मैंने बोला मेरे असिस्टेंट को इशरत इसको क्यों तुमने रखा? बोले सर अच्छा है, फर्स्ट क्लास, बड़ी आंखें हैं। मैंने बोला ये आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी है भाई और इसको चौंकाना है तो कैसे चौंकाएंगे?
नहीं जी सर कलेगी। तो फिर मैंने फ्रेम लगाया, मैंने बोला आइए। तो वो शूटिंग मेरी रात के 9 बजे से रात के 1 बजे तक चलती रही, जो 10 बजे ख़त्म करनी थी, क्योंकि अब वो मैंने उसको कहा कि हाँ भाई। तो अब वो आती थी और मतलब वो जैसे फ्रेम में आती तो मुझे हंसी, मतलब बहुत मुश्किल से मैं कंट्रोल कर रहा था कि उसकी आंखें इतनी बड़ी थी और उसकी जो मालकिन है उसको किसी ने मारा है, तो वो इतनी बड़ी आंखें और आके ऐसे। तो वो फिर मैंने करवाने में बहुत मेहनत की। उसके बाद मैंने बोला कि देखो यार तुम्हारी आंखें हैं, अच्छी है, बहुत बड़ी है, लेकिन उसको है ना आगे जाके तुमको बड़ा करना है आँखें का चौंकने का, तो थोड़ा छोटा करके आँखें। बोला अच्छा ठीक है। तो फिर वो फ्रेम में एंटर हुई ऐसे करके। तो मैंने बोला कट कट कट। मैंने बोला नहीं इतनी छोटी मत करो। तो खैर वो शूटिंग जो हुई वो 4 घंटा वो सिर्फ हंसी मजाक में निकल गए, उसको सिखाने समझाने में। तो मेरे ये था कि मैं जो नॉन एक्टर्स हैं उनसे मुझे बहुत डर लगता है कि हाँ यार कुछ अच्छे एक्टर होने चाहिए। तो मैंने अभी ये जो भी मेरे 3-4 दोस्त थे, मुश्ताक भाई, अदी ईरानी और सारे, इनको मैंने बुलाया। मैंने बोला देखो भाई रोल तो कुछ नहीं है, लेकिन आई नीड गुड एक्टर्स। नाना जी अनिल जी के पीछे उनके साथ खड़े हैं, लेकिन मैं शायद कुछ लिख दूंगा, मैं कुछ कर दूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं अनिल भाई अगर आप ऐसा बोल रहे हैं हम लोग आएंगे। तो ये चारों आके बेचारे खड़े हो गए और मुझे बहुत अंदर से तो गिल्ट था, इसलिए कि बिगिनिंग की कुछ 7-8 दिन तक शूटिंग में कोई डायलॉग नहीं था उनका, सिर्फ खड़े हैं वो। 9वें दिन शायद या 8वें दिन मुश्ताक भाई मेरे पास आए, बोला अच्छा अनिल भाई ये कैरेक्टर तो मेरी समझ में आ गया अभी कि मैं गूंगा हूँ, ये आपने बताया नहीं था मुझे। तो मेरे को बहुत अजीब लग रहा। बोले यार अनिल भाई एकदम जूनियर आर्टिस्ट के तरह रहे, एक आधा डायलॉग तो दे दो। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, आज रात को मैं बैठ के कुछ कैरेक्टर तुम्हारे सोचूंगा। तो उस रात को फिर बैठ के मुश्ताक भाई के बोलने पर मैंने बोला क्या हो सकते हैं मुश्ताक भाई। फिर मैंने ये कैरेक्टर उस दिन बनाया, ये पहले कभी कैरेक्टर लिखा हुआ नहीं था स्क्रिप्ट में। तो फिर उसका कैरेक्टर बनाया, फिर अदी ईरानी का बनाया, और फिर सब करते करते अब उसके बाद जो फिर मज़ा आना शुरू हुआ तो कई मरतबा भी ये वो हुआ कि अनिल जी का कोई डायलॉग है। मैंने बोला एक काम करिए अनिल जी आप मत बोलिए, पीछे वो आपका आदमी बोल रहा है ना, आप खाली बैठे हुए हैं। फिर नाना जी का डायलॉग किसी ने पीछे से बोला, तो वो करते करते फिर उस तरह का माहौल बना। अगर वो एकदम स्क्रिप्ट में रहते ना तो ये शायद कैरेक्टर्स कभी नहीं बन पाते। भाई को कोई छू भी नहीं सकता। हाँ उसका एक ही डायलॉग था, भगवान इसका मेरी एक टांग नकली है और ब्ला ब्ला ब्ला। तो अभी जब वो शूटिंग पे जाता है तो नाना बोलता है बताओ शूटिंग पे क्या हुआ, मेरी एक टांग, अरे वो नहीं डायरेक्टर ने क्या बोला वो बताओ मेरी तारीफ में। तो मतलब ऐसा उसका तो मुश्ताक भाई ने काम ही बहुत अच्छा किया था, बहुत खूबसूरत काम किया था उन्होंने। वेरी गुड एक्टर। हाय सर, मेरा नाम निकिता है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी मूवी है उसका प्रमोशनल प्रोसेस कैसे होता है? नॉर्मली आजकल जो हम लोग अपना सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और ये मेरा थोड़ा कम है इसकी नॉलेज, इसलिए कि मैं तो प्रमोशन से ज़्यादा मैं मतलब उतना कर नहीं पाया हूँ। बट हाँ हमारी पूरी टीम होती है एंड पूरे प्रोड्यूसर्स और बाकी जो लोग हैं दे प्लान कि भाई इस शो में जाना है, इस शो में जाना है, ये ऐसा छपना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए। तो उनकी पूरी स्ट्रेटजी होती है, प्लानिंग होती है एंड दे डू। चलिए साहब, अब प्रमोशन की बात हो रही है, आपकी फिल्म आ रही है भूल भुलैया 3 जी, उसी पे बात कर लेते हैं। आखिरी सवाल शाहकार का, जी क्या उम्मीद करें दर्शक? मुझे लगता है कि उनको अच्छी लगी फिल्म, अगर सेकंड उनको पसंद आई है तो मुझे लगता है एक एक्टर्स का सरप्राइज है, पर सरप्राइज है तो हम कह नहीं सकते। नहीं पिक्चर में काफ़ी सरप्राइजेज है शोर भाई। और भी हाँ आपको पिक्चर देखने का टाइम लगेगा, बट इतना मैं आपको बताऊं सर कि जो पार्ट 2 हमने बनाई थी उससे बहुत बड़ी फिल्म बनाने की कोशिश की है ये, और वो कोशिश मुझे लगता है कामयाब हुई है। जब हम लोगों ने देखी है कि बहुत बड़ी फिल्म लगती है, और हर लिहाज में दिस इज़ आई कैन कॉल इट इज़ अ बिगर बेटर, उस तरह की ये फिल्म है। और कई मरतबा बहुत आपको चौंकाएगी भी ये पिक्चर, इसलिए कि काफ़ी चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था इस पिक्चर से कि ये क्या हो रहा है। तो ऐसा कुछ कोशिश की है, क्योंकि वो सेकंड फिल्म के बाद यही मैंने पिक्चर बनाई है। बीच में बस बैठ के खाली फिल्में लोगों की देखी और पूरी दुनिया का सब फिल्में देखी और यही एक फिल्म बनाई। तो मुझे तो थोड़ा टाइम लगता है, 1-1, 1.5, 2 साल लग जाते हैं फिल्म बनाने में। तो मुझे पर्सनली लगता है कि एवरीबडी इज़ वेरी गुड इन द फिल्म। जितने एक्टर्स उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है, स्पेशल इफेक्ट बहुत अच्छा है फिल्म का, फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, उसको पिक्चराइज बहुत अच्छा किया है, गाने अच्छे हैं। तो जितनी चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छे फिल्म के लिए वो सारी चीज़ें मुझे लगता है इस फिल्म में है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। भूल भुलैया 3 की रिलीज के लिए शाहकार में आज के लिए इतना ही। वेलकम पर ये बातचीत आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यू आर मोस्ट वेलकम टू मेक अ कमेंट। थैंक यू सो मच।